पिछले हफ्ते यूक्रेन में युद्ध में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। यूक्रेन ने अपनी कार्रवाइयों की गति को फ्रंट लाइन और हवा दोनों में काफी बढ़ा दिया है और ऐसा लगता है कि उसने रूस के भीतर एक बेहद संवेदनशील मुद्दे को छेड़ दिया है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर रिकॉर्ड ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, जिसका यूक्रेन ने मॉस्को समेत कई क्षेत्रों पर जवाबी हमला कर तुरंत जवाब दिया। लेकिन यूक्रेनियों ने रूस द्वारा कब्जा किए गए यूक्रेनी क्षेत्रों पर अपने हमलों को भी तेज कर दिया है और ये उन्हीं हमलों में से एक है जो कब्जे वाले लुहांस्क के स्टारोबिल्स्क शहर में हुआ, जिसने रूसियों को वाकई परेशान कर दिया है। इसके जवाब में रूस ने मई में कीव पर अपने सबसे गंभीर हमलों में से एक किया और निकट भविष्य में और भी कड़े हमले करने की धमकी दी है। इस होर में यूक्रेन ने भी जबरदस्त हमला किया। अब यूक्रेन और दुनिया अगले कदम के लिए तैयार हो रही है। यूक्रेन की मजबूत प्रतिक्रिया से युद्ध में दांव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं। ये है कहानी कि यूक्रेन ने क्या किया और आगे क्या हो सकता है। 22-23 मई की रात स्टारोबिल्स्क पर हमला हाल के हफ्तों में कब्जे वाले इलाकों पर हुए कई हमलों में से एक था। यूक्रेन ने महत्वपूर्ण M14 हाईवे के साथ एक बड़ा मारक क्षेत्र स्थापित कर लिया है। यह मुख्य लॉजिस्टिक्स मार्ग रूस को क्रीमिया से जोड़ता है और पूर्व से पश्चिम तक जाता है। जो कभी जीवन की सड़क थी, अब मौत की सड़क बन गई है। वीडियो में दिखाया गया है कि कई सैन्य वाहन, तेल टैंकर और अन्य वाहन सड़क किनारे जले पड़े हैं। रूस में RR 280 के नाम से जानी जाने वाली यह सड़क इतनी खतरनाक हो गई कि व्लादिमीर साल्दो, खेरसोन ओब्लास्ट के रूसी कब्जे वाले प्रमुख, को सड़क के एक बड़े हिस्से पर मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी करना पड़ा। कब्जे वाले क्षेत्रों में हमले यही नहीं रुके। 20 मई को यूक्रेन की मानव रहित प्रणालियों की सेना के कमांडर रॉबर्ट ब्रूवडी ने बताया कि उनकी इकाइयों ने स्निज्ने में रूसी ड्रोन पायलट प्रशिक्षण शिविर पर हमला किया। उन्होंने कहा कि इससे कम से कम 65 कैडेट और एक प्रशिक्षक मारे गए। अगले दिन राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि एक और हमले में खेरसोन के रूसी सुरक्षा मुख्यालय और वायु रक्षा प्रणाली को निशाना बनाया गया, जिसमें करीब 100 रूसी हताहत हुए। यूक्रेन के जनरल स्टाफ के अनुसार 25 से 26 मई को यूक्रेनी बलों ने डोनेट्स्क ओब्लास्ट के ओचेरेतिना और जापोरिजिया ओब्लास्ट के वेरकनी वोक्न्या ख्रिनेत्सिया में रूसी कमांड पोस्टों पर हमला किया। जापोरिजिया के नेस्तेरियानका और डोनेट्स्क ओब्लास्ट के नोवोरोदिवका के पास रूसी ग्राउंड कंट्रोल स्टेशनों पर भी कथित तौर पर हमला हुआ। यूक्रेनियन ने अभी शुरुआत की थी। उन्होंने नोवोपत्रियार्का के पास रूसी ड्रोन वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स डिपो, डोनेट्स्क शहर में लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस और देबाल्सेवे के पास रेलवे फ्यूल टैंकर पर हमला किया। सभी डोनेट्स्क ओब्लास्ट में हैं। यूक्रेनी बलों ने 24 मई को लुहांस्क ओब्लास्ट के यास्क के पास एक रूसी एक L-125 न्योबिस्व रडार स्टेशन पर सफल हमला करने का भी दावा किया। रूसी मीडिया ने 27 मई को एनरहोदार शहर पर अभूतपूर्व हमले का दावा किया, जबकि पश्चिमी मीडिया में इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। एनरहोदार जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट का घर है। प्लांट की कम्युनिकेशंस डायरेक्टर येवगेनिया याशिना ने रूसी मीडिया को बताया कि कम से कम 50 धमाकों की सूचना है, जिससे संचार बाधित हुआ और शहर का एक हिस्सा बिना बिजली के है। कब्जे वाले इलाकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। रूसी भी इसका दर्द झेल रहे हैं। 22 मई को लुहांस्क के स्टारोबिल्स्क पर यूक्रेनी हमले ने रूसियों को परेशान कर दिया है। हमले के बाद रूस के माहौल को यूं बयान करना भी शायद कम होगा। असल में कई मायनों में यह हमला उनका बुच्चा साबित हो सकता है। जैसा कि आपको शायद याद हो, रूस ने मार्च 2022 में कीव पर अपने शुरुआती हमले के दौरान कीव के बाहरी इलाके में स्थित बुचा शहर पर कब्जा कर लिया था। उनके पीछे हटने पर यूक्रेनी सेनाओं ने सड़कों, तहखानों व सामूहिक कब्रों में सैकड़ों मृत नागरिक पाए। पीड़ितों को अक्सर उनके हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए और सिर में गोली के घाव के साथ पाया गया। इस घटना से वैश्विक आक्रोश और यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ा। लेकिन शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने राष्ट्रीय एकता और यूक्रेनी सरकार तथा सेनाओं के लिए रूसी आक्रमण का विरोध करने के समर्थन को मजबूत किया।
ये तर्क दिया जा सकता है कि युद्ध के शुरुआती चरणों में किसी भी अन्य एकल घटना की तुलना में इसका प्रभाव अधिक था। इसके उलट ढेरों सबूत होने के बावजूद रूस ने दावों से इनकार किया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और यहां तक कि बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने भी इसे एक फर्जी हमला करार दिया। अब स्टारोबिल्स्क में भूमिकाएं कई मायनों में उलट गई हैं। यूक्रेन ने कहा कि उसने शहर के पास रूसी ड्रोन इकाई रूबिकोन के मुख्यालय पर हमला किया। जनरल स्टाफ ने कहा कि यह उस शाम सैन्य ठिकानों पर कई हमलों में से एक था, लेकिन रूसियों ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि उन्होंने इससे बिल्कुल उल्टी बात कही। रूसियों का दावा है कि यह एक शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज पर किया गया निर्मम हमला था, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। उनका कहना है कि इनमें से अधिकांश छात्राएं थीं किशोर लड़कियां, जिनकी उम्र 14 से 18 साल के बीच थी। उनका कहना है कि यूक्रेनी ड्रोन ने सबसे पहले उस छात्रावास को निशाना बनाया जहां लड़कियां सो रही थीं। फिर कुल 16 ड्रोन की कई लहरों में हमला किया, जिसमें बचे हुए लोग और उन्हें बचाने की कोशिश करने वाले लोग निशाने पर थे। घटनास्थल की फुटेज में वास्तव में लुहांस्क पेडागोजिकल यूनिवर्सिटी के स्टारोबिल्स्क कॉलेज में कई नष्ट हुई इमारतें दिखाई देती हैं, जिनमें एक 5 मंजिला छात्रावास की इमारत भी शामिल है, जो खंडहर में बदल चुकी है। हमले पर चर्चा के लिए रूस द्वारा बुलाई गई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तीखी बैठक के बाद डेनमार्क और लातविया जैसे यूरोपीय देशों ने रूसी दावे को खारिज किया। जवाब में रूसियों ने विदेशी पत्रकारों का घटनास्थल दौरा कराया। विदेश मंत्रालय के अनुसार बीबीसी, CNN व सभी जापानी मीडिया ने अलग अलग कारणों से निमंत्रण ठुकरा दिया। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने CNN पर हमले की तैयारी का फिल्मांकन करने का आरोप लगाया, और यह आरोप निक पैटन वॉल्स की रिपोर्ट पर आधारित था। रिपोर्ट के मुताबिक 19 देशों के 50 पत्रकारों ने यात्रा की। फुटेज से साइट पर सैन्य सुविधा का कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। फिलहाल कहना मुश्किल है कि वास्तव में क्या हुआ। शायद हमें कभी पता न चले। हालांकि जो निर्विवाद है वह यह है कि रूसी प्रतिक्रिया अभूतपूर्व रही है, कम से कम यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में। रूसी मीडिया ने इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर हर तरफ से ऐसी कवरेज दी है जो बुचा के बाद के हालात की याद दिलाती है। यह कहना उचित होगा कि पूरा देश हैरान और नाराज है, सिर्फ हमले को लेकर ही नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उनका दावा है कि यूक्रेन ने इस त्रासदी के बाद इसका मजाक उड़ाया। यूक्रेन के रूसी बुनियादी ढांचे पर बढ़ते हमलों, पिछले हफ्ते मॉस्को पर हुए अभूतपूर्व हमले और बढ़ती आर्थिक चिंताओं ने देश का माहौल पहले ही काफी खराब कर दिया था, खासकर राजधानी में। लेकिन लगता है कि स्टारोबिल्स्क का हमला देश की मनोवैज्ञानिक लाल रेखा पार कर गया है। संक्षेप में कहे तो वे बदला चाहते हैं और पुतिन पर जोरदार प्रतिक्रिया देने का दबाव कई गुना बढ़ गया है। पुतिन ने इसे आतंकवादी हमला कहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि आसपास कोई सैन्य ठिकाने, खुफिया सेवा के ठिकाने या संबंधित सेवाएं नहीं थीं। इसलिए ये कहना गलत है कि हमारी वायु रक्षा या इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों की वजह से गोला बारूद इमारत से टकराया। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि 22 मई के हमले से युद्ध अब सहन सीमा पार कर चुका है और रूस का धैर्य अब खत्म हो चुका है। खबरों के अनुसार पुतिन ने सेना से जवाबी हमले के लिए प्रस्ताव पेश करने को कहा और वो हमला जल्द ही हो गया। अगली शाम रूस ने कीव समेत कई क्षेत्रों पर अब तक के सबसे भारी हमले किए। यूक्रेन वायुसेना ने बताया कि 90 मिसाइलें और 600 ड्रोन का पता चला। उसने कहा कि शुरुआती आंकड़ों के अनुसार 55 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें और 549 ड्रोन मार गिराए या रोक लिए गए, जबकि 19 मिसाइलें अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाईं। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि 54 स्थानों पर 16 सीधे मिसाइल हमले और 51 ड्रोन हमले हुए। यूक्रेनी वायुसेना प्रवक्ता यूरी इग्नाट ने अवरोधन दरों का खंडन किया। हम पर गंभीर हमला हुआ था, 90 मिसाइलें, 600 ड्रोन, लगभग सभी राजधानी में। यह सच में समस्या है, उन्होंने कहा। वीडियो फुटेज से हमले के वक्त शहर में वायु रक्षा की कम गतिविधि दिखती है। हालांकि यह बिल्कुल संभव है कि जिन अन्य क्षेत्रों पर हमला हुआ वहां वायु रक्षा ज्यादा सफल रही हो। चेरकासी, खार्किव, ओडेसा, पोल्टावा, सुमी और झाइटोमिर। ऐसा लगता है कि रूसियों ने कम से कम एक हमले में ओरेशनिक सुपर वेपन का प्रयोग किया है। जेलेंस्की ने
जियोलोकेटेड फुटेज के सबूतों से पुष्टि की कि ओरेशनिक ने कीव के बिल्यासिवका कस्बे को निशाना बनाया। हमले के कई वीडियो सामने आए, जिनमें से एक को डोनेट्स्क शहर में जियोलोकेट किया गया। उस फुटेज के आधार पर ऐसा लगता है कि डोनेट्स्क के उत्तर में एक दूसरा हमला हुआ है, जो उस लाइन के साथ कहीं हुआ है जो शहर से होकर डोनेट्स्क और पूर्वी खार्किव ओब्लास्ट से रूस के बेलगोरोद क्षेत्र में जाती है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक दूसरी ओरेशनिक दागी गई, लेकिन असफल रही और रूस या कब्जे वाले क्षेत्र में गिर गई। ऐसी जानकारी YouTube के पुराने मिलिट्री चैनल पर नहीं मिलेगी। अगर आप सबसे महत्वपूर्ण खबरों और उनके मायने जानने के लिए रोजाना अपडेट चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। ये साफ नहीं है कि रूसियों ने बिल्यासिवका में किसे निशाना बनाया और क्या वही उनका असली लक्ष्य था। प्रभाव स्थल के पास हवाई अड्डा और औद्योगिक क्षेत्र है जहां सैन्य सुविधाएं हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से नागरिक, कृषि और औद्योगिक सुविधाओं को सतही नुकसान पहुंचा है। फिर भी ओरेशनिक के इस्तेमाल पर यूरोपीय नेताओं ने कड़ी निंदा की। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने हमले की निंदा की और इसे रूस के आक्रामक युद्ध के बंद रास्ते और गतिरोध का संकेत कहा। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने हमले को तनाव को गैर जिम्मेदाराना ढंग से बढ़ाने वाला कदम कहा और बताया कि जर्मनी यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा है। काजा कैलास, यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख, ने इसे राजनीतिक डराने की चाल और लापरवाह परमाणु धमकीबाजी कहा। ओरेशनिक मुख्य रूप से एक परमाणु हथियार के रूप में बनाया गया है, लेकिन इसमें 6 मिसाइलें होती हैं, जिनमें से हर एक 6 उप म्यूनिशन छोड़ती है और इन्हें केवल एक शुद्ध गतिज हथियार के रूप में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें कोई वारहेड नहीं लगाया जाता। पुतिन ने कहा है कि इसमें खास पदार्थों का इस्तेमाल हुआ है जो सूरज की सतह जितना गर्म जलते हैं, जिससे ये मिसाइलें किलेबंद ढांचों में गहराई तक जा सकती हैं। बिल्यासिवका पर हमला गैर परमाणु था। मशरूम बादल या विकिरण दर्ज नहीं हुआ, मगर काल्लास द्वारा बताए परमाणु खतरे साफ है। रूस का संदेश है कि अगला ओरेशनिक हमला परमाणु हथियारों से हो सकता है। अभी कोई प्रमाण नहीं कि यूक्रेन या कोई और उसके खिलाफ ऐसी वायु रक्षा प्रणाली रखता है जो इसे रोक सके, लेकिन ओरेशनिक ही इस हमले में इस्तेमाल मिसाइल नहीं थी। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमले ओरेशनिक, इस्कंदर, किंझाल, सिरकोन मिसाइलों, हवाई, समुद्री और जमीनी ठिकानों से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों और अटैक ड्रोन से किए गए। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने यूक्रेन की जमीनी सेना की मुख्य कमान के कमांड पोस्ट, रक्षा मंत्रालय के मुख्य खुफिया निदेशालय के कमांड पोस्ट और अन्य यूक्रेनी कमांड पोस्ट व अज्ञात सैन्य ढांचे पर हमला किया। जैसा कि वे हमेशा करते हैं, उन्होंने यह भी दावा किया कि किसी भी नागरिक ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन सबूत इससे बिल्कुल उलट इशारा करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार रिहायशी, शॉपिंग सेंटर्स और आपातकालीन सेवाओं की इमारतों पर हमला हुआ। ज़ेलेंस्की ने बताया कि 4 लोगों की मौत और 100 घायल हुए। एक जल आपूर्ति सुविधा पर हमला हुआ और कीव के चेर्नोबिल म्यूजियम को नष्ट कर दिया गया। गृह मंत्री इहोर क्लिमेंको ने म्यूजियम पर हमले को इतिहास, स्मृति और सत्य पर जानबूझा हमला कहा। कीव के मेयर विताली क्लिट्स्को ने बताया कि सेवचेंको जिले की 9 मंजिला इमारत पर हमला हुआ। ऊपरी मंजिलों में आग लगी और एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसी जिले के एक स्कूल में एयर रेड शेल्टर पर हमले के कारण उसका दरवाजा मलबे से बंद हो गया और कई लोग अंदर फंस गए। रिपोर्ट्स के अनुसार कीव के सभी जिलों को नुकसान हुआ है। गौर करने वाली बात है कि यूक्रेनी अधिकारियों द्वारा पुष्टि की गई एकमात्र सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर जो निशाना बनी वह यूक्रेनी ग्राउंड फोर्सेज कमांड बिल्डिंग थी। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के सलाहकार सर्गेई फ्लैश बेशकरेस्नोव के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद इस सुविधा का उपयोग नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि लुकिनोका प्लांट, जिसे पहले की गोलाबारी में पहले ही नुकसान पहुंच चुका था, उसे भी निशाना बनाया गया। तो यह स्पष्ट नहीं है कि रूसियों ने इन सब के जरिए आखिरकार क्या हासिल किया, सिवाय इसके कि सूरज उगने के साथ ही कीव को कयामत के केंद्र जैसा दिखा दिया। क्या यूक्रेनियों ने हमला चुपचाप सहा? बिल्कुल नहीं। बदला तुरंत, विनाशकारी था और बिना रुके जारी है। 27 मई की सुबह यूक्रेन ने रोस्तोव के तगान रोग में सैन्य विमान मरम्मत संयंत्र पर हमला किया। गवर्नर यूरी स्लेउजार ने कहा
कि वायु रक्षा ने शहर के ऊपर एक मिसाइल को मार गिराया, जिससे मलबे से 2 महिलाएं घायल हुईं, एक गंभीर है। रूसी आउटलेट एस्ट्रा के विश्लेषण से पता चलता है कि हमला 325वें विमानन मरम्मत संयंत्र के पास हुआ, जो रूसी सैन्य विमानों की मरम्मत करता है, जिसमें AN-12 और IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान, SU-24 बॉम्बर, SU-25 अटैक जेट और Mi-8 और Mi-24 हेलीकॉप्टर शामिल है। रूस के युद्ध प्रयासों को समर्थन देने में इसकी भूमिका के कारण इस संस्थान पर यूरोपीय संघ, अमेरिका और यूक्रेन ने प्रतिबंध लगाए हैं। उत्तर में यूक्रेनी मिसाइल हमलों के धमाके वोरोनेज के बाल्टीमोर सैन्य हवाई अड्डे के पास गूंजे, जहां रूस के ACO-34 फाइटर बॉम्बर हैं, जिनका यूक्रेन पर हमलों में उपयोग होता है। वोरोनेज गवर्नर अलेक्जेंडर गुशेव ने बताया, शहर के ऊपर 2 उच्च गति वाले लक्ष्य नष्ट किए गए। उन्होंने कहा कि मलबे से नागरिक ढांचों को नुकसान हुआ, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। यूक्रेनी चैनल जेलानोवा प्लस ने दावा किया कि टारगेट ब्रिटिश फ्रेंच स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें थी, जो एयरबेस को निशाना बना रही थी। ऑनलाइन घूम रहे वीडियो में हमले के बाद उस इलाके के ऊपर घना काला धुआं उठता हुआ दिखा, जिससे ये संकेत मिलता है कि सीधा हमला हुआ था, न कि सिर्फ मलबे से नुकसान। उसी रात यूक्रेनी बलों ने फिर क्रास्नोदार क्राय के तुआप्से शहर पर हमला किया। ये कम से कम 5वीं बार है जब 2026 की वसंत ऋतु में ही इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर पर हमला हुआ है। इस शहर में एक महत्वपूर्ण तेल रिफाइनरी और समुद्री टर्मिनल है, जहां से रिफाइनरी के उत्पादों को जहाज़ों पर लादकर निर्यात के लिए भेजा जाता है। 1 मई के एक हमले ने शहर को अस्थायी रूप से ऐसा नरक बना दिया था, जहां धुएं से भरी हवा सांस लेना खतरनाक और विषैली थी। काले तेल की बारिश और बड़ा रिसाव हुआ, जो 1 महीने बाद भी पूरी तरह साफ नहीं हो सका। ताज़ा हमले में समुद्री तेल टर्मिनल और रिफाइनरी को निशाना बनाया गया लगता है, जिससे एक बड़ी आग भड़क उठी। क्रास्नोदार क्राय ऑपरेशनल मुख्यालय ने नुकसान का कारण गिरते ड्रोन के मलबे को बताया, लेकिन ज्यादातर मामलों में, जैसा कि हमने तगानरोग और वोरनेज में देखा, ये सीधे हमले के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक शिष्टोक्ति है। आखिर में कब्जे वाले क्रीमिया पर भी हमला हुआ, जैसा कि अक्सर होता है। सेवास्तोपोल के गवर्नर मिखाइल रजवोजायेव ने बताया कि यूक्रेनी ड्रोन और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों ने रात में शहर को निशाना बनाया, जिसमें एक मिसाइल ने रूस के सेंट्रल बैंक की दक्षिणी निदेशालय पर हमला किया। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार हमले से छत पर आग लगी और आसपास की इमारतों की खिड़कियां, बालकनियां टूटीं, पर कोई हताहत नहीं हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी वायु रक्षा ने रात में 7 रूसी क्षेत्रों व क्रीमिया में 140 यूक्रेनी ड्रोन रोककर नष्ट किए, लेकिन मिसाइल हमले का जिक्र नहीं किया। अब यूक्रेन और दुनिया आगे की स्थिति के लिए तैयार हो रही है और देश भी अगली कार्रवाई की योजना बना रहा है। सोमवार को यूक्रेन के जवाबी हमलों से पहले रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेनाएं कीव में यूक्रेन की सैन्य औद्योगिक सुविधाओं और निर्णय लेने वाले केंद्रों पर नियमित हमले शुरू करेंगी। इसने विदेशी नागरिकों, राजनयिक कर्मचारियों को शहर छोड़ने और निवासियों को सैन्य व प्रशासनिक क्षेत्रों से दूर रहने को कहा। यहाँ तक कि अमेरिका भी इस असर से बच नहीं सका है। चेतावनी के बाद रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को फोन कर कहा कि वॉशिंगटन को कीव स्थित अमेरिकी दूतावास से राजनयिकों को हटा लेना चाहिए, लेकिन उनकी चेतावनी को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया लगता है। बुधवार को काजा काल्लास ने कहा कि यूरोपीय संघ के राजनयिक नहीं जाएंगे और केवल अमेरिका ने दूतावास खाली करना शुरू किया था, जिसे अमेरिका ने खंडित किया। अमेरिकी दूतावास खुला है, संचालन में कोई बदलाव नहीं हुआ। एक्स पर उसने गलत रिपोर्टों का खंडन किया। ये काजा काल्लास के शर्मनाक बयानों की लंबी श्रृंखला का ताज़ा उदाहरण है, जिससे मीडिया और विश्लेषकों की आलोचना बढ़ी है। फिर भी यूरोपीय राजनयिक कड़े रूसी चेतावनी के बावजूद वही टिके हुए नजर आ रहे हैं, जो यह संकेत देती है कि कीव का प्रशासनिक जिला शायद बुरी तरह से निशाना बनाया जाने वाला है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रिय स्याब्री ने मॉस्को की चेतावनियों को बेशर्म ब्लैकमेल बताते हुए कहा कि ये धमकियां यूक्रेन की राजधानी में काम कर रहे पश्चिमी राजनयिकों को नहीं डराएंगी। यूक्रेन में यूरोपीय संघ की राजदूत कतेरिना म्लादेनोवा ने निकासी की अपीलों को खारिज कर कहा कि पश्चिमी मिशन शहर में ही रहेंगे।
इस दिखावटी दंभ के पीछे यूक्रेन चिंतित है कि रूस के अगले हमले कितने गंभीर हो सकते हैं। बुधवार को यूक्रेनी विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल इहोर रोमानेंको ने कहा कि रूस बैलिस्टिक मिसाइलें जमा कर रहा है और एक हफ्ते में बड़ा हमला कर सकता है। जनरल स्टाफ के पूर्व डिप्टी चीफ और सेफ स्काइज ओवर यूक्रेन के संस्थापक ने कहा कि रूस यूक्रेन की वायु रक्षा के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों की कमी का फायदा उठाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का अनुपात बढ़ा रहा है। बुधवार को जेलेंस्की ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुला पत्र लिखा, जिसे अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत ओलेना स्टेफानिशियाना ने कथित तौर पर कांग्रेस को सौंपा। इस पत्र में उन्होंने यूक्रेन की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली की गंभीर कमी को उजागर किया और अमेरिका से पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की तेज डिलीवरी का अनुरोध किया। बैलिस्टिक मिसाइल सुरक्षा के लिए हम लगभग पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर हैं। पर्ल कार्यक्रम के तहत डिलीवरी की मौजूदा रफ्तार अब हमारे सामने मौजूद खतरे के अनुरूप नहीं है। मैं आपसे यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को रूसी मिसाइलों से बचाने में मदद की अपील करता हूं। ये साफ नहीं है कि ट्रंप ने जवाब दिया या कैसे दे सकते हैं, लेकिन इस बीच रूसी ब्लॉगर्स ने नोट किया है कि इस हफ्ते के हमले रूसी वायुसेना से जुड़े लक्ष्यों पर केंद्रित थे, खासकर उन क्षेत्रों और सुविधाओं पर जिनसे रूस यूक्रेन पर मिसाइलें दागता है। वे मानते हैं कि यह उस बड़े हमले को रोकने या टालने की कोशिश हो सकती है जो रोमानेंको के अनुसार जोरों से तैयार किया जा रहा है। लेकिन एक सवाल है जिस पर कोई विचार नहीं करना चाहता और इसके पीछे वाजिब वजह भी है। क्या पुतिन सामरिक परमाणु हथियार इस्तेमाल करने देंगे? रूस में कट्टरपंथी हाल की मोर्चे पर असफलताओं, यूक्रेन की बिना किसी सजा के रूस के भीतर गहराई तक पहुंचने की बढ़ती क्षमता और स्टारोबिल्स्क हमले से आहत है। वे कड़ी कार्रवाई चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि रूस के पास कीव पर सचमुच करारी चोट करने या संभावित नतीजों से निपटने की पारंपरिक सैन्य क्षमता है या नहीं। प्रोफेसर सर्गेई करगानोव जैसे लोग, जो काउंसिल ऑन फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसी के प्रेसिडियम के मानद अध्यक्ष हैं, लंबे समय से पुतिन से यूक्रेन पर सख्त रुख की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुतिन ने उनकी आवाज काफी हद तक दबा दी है। अब करगानोव के संदेश को ज्यादा स्वीकार्यता मिलती दिख रही है। उनका कहना है कि अगर रूस का परमाणु भंडार आक्रामकता रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो रूस को निरोधक क्षमता बहाल करने के लिए इनका इस्तेमाल करना पड़ सकता है। वे सिर्फ यूक्रेन पर हमलों की बात नहीं कर रहे, वह उन यूरोपीय देशों को निशाना बनाना चाहता है जो यूक्रेन का समर्थन करते हैं। शुरुआत में प्रतीकात्मक, फिर शायद कम प्रतीकात्मक हमले, उन्होंने वेस्ती को बताया। पुतिन ने युद्ध में कई बार रेड लाइनें खींची, लेकिन वे बिना खास प्रतिक्रिया के पार हो गई। यूक्रेन और उसके समर्थक देश हर बार दाव और बढ़ाने का मौका लपकते रहे हैं, लेकिन इस बार माहौल अलग है। क्या पुतिन एक बार फिर अपनी ही खींची लकीर की रक्षा करने में नाकाम रहेंगे, या जैसा कि लावरोव ने कहा, स्टारोबिल्स्क वाकई आखिरी तिनका था? और अगर रूस न केवल तैयार है बल्कि वास्तव में यूक्रेन या उससे आगे एक विनाशकारी हमला करने में सक्षम भी है, तो पश्चिमी दुनिया कैसे प्रतिक्रिया देगी? रूस यूक्रेन युद्ध की ज्यादातर रिपोर्टिंग सिर्फ अग्रिम मोर्चों तक सीमित रहती है। अक्सर खबरें आती हैं कि किसी पक्ष ने बढ़त या किसी विवादित बस्ती पर कब्जा किया है, और विश्लेषक दोनों पक्षों के क्षेत्रीय लाभ और नुकसान के आंकड़ों का गहराई से अध्ययन करते हैं। ये युद्ध सिर्फ मोर्चे पर नहीं हो रहा है, असल में एक दूसरा युद्ध भी कई मील पीछे यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों जैसे खेरसोन और क्रीमिया में गहराई तक लड़ा जा रहा है। ये एक ऐसा युद्ध है जो शायद मोर्चे के नियंत्रण की लड़ाई से कहीं ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसका दोनों पक्षों की दीर्घकालिक जीत की संभावनाओं पर कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है। ये एक ऐसा युद्ध है जिसे रूस हार रहा है, और इसके सबूत साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। जो सड़कें कभी सुरक्षित थी, वे अब नरक जैसे राजमार्गों में बदल रही हैं। लंबे समय से चली आ रही आपूर्ति लाइनों को काटा जा रहा है, संपर्क काटे जा रहे हैं, काफिले जलाए जा रहे हैं, और ड्रोन, मिसाइलों और ऐसे अचानक हमलों से गतिविधियां बाधित हो रही है जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी या जिनके लिए कोई तैयारी नहीं कर सकता था। थोड़ा थोड़ा करके रूस की अग्रिम मोर्चों को आपूर्ति देने, अपने विशाल सैन्य मशीन को ईंधन देने और इस युद्ध को जारी रखने की क्षमता को यूक्रेन द्वारा खत्म किया जा रहा है। ये असली युद्ध के पीछे छुपा युद्ध है, और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है,
इसे समझने के लिए पहले आधुनिक संघर्षों का एक अहम नियम समझना होगा। सिर्फ ज्यादा टैंक, सैनिक या संसाधन होना जीत की गारंटी नहीं है। असल में जीत वे पाते हैं जो इन संसाधनों को कुशलता से इधर उधर पहुंचाना जानते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी जनरल ओमार ब्रैडली ने कहा था, शौकिया लोग रणनीति की बात करते हैं, पेशेवर लोग लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं। खासकर ऐसे संघर्ष में जो इतना लंबा चला है, लॉजिस्टिक्स उतने ही मायने रखते हैं जितना कि कुल फायर पावर। अगर रूस यूक्रेन के सैकड़ों मील लंबे मोर्चे वाले इलाकों पर दबाव बनाए रखना चाहता है तो उसे सुरक्षित रूप से सैनिक भेजने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, उसे हथियार और गोला बारूद ले जाने के साधन भी चाहिए। मरम्मत टीमों को क्षतिग्रस्त टैंक व बख्तरबंद गाड़ियों तक पहुंचना चाहिए। मेडिकल टीमों को घायल सैनिकों को निकालने के लिए खतरनाक इलाकों में जाना चाहिए। ईंधन लगातार मोर्चे पहुंचना चाहिए ताकि रूस की हमलावर टीमें अपनी गाड़ियां चालू रख सके और हमले की योजना पूरी कर सके। हर अग्रिम पंक्ति की सेना के पीछे उसे बनाए रखने के लिए एक जटिल लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला होनी चाहिए। अगर नेटवर्क ढहता या बाधित होता है तो आसपास की सभी चीजें भी बिखर जाती हैं। उन आपूर्ति लाइनों के बिना जो उसे रसद पहुंचाती हैं, कोई भी सेना काफी कमजोर हो जाती है, जिससे उसके विरोधी को पलटवार करने के मौके मिल जाते हैं। इसी वजह से भले ही मोर्चे पर होने वाली लड़ाइयाँ और क्षेत्रीय नियंत्रण के आंकड़े मायने रखते हैं, ये युद्ध अब सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं है कि कौन सा पक्ष किस जमीन के हिस्से को नियंत्रित करता है। अब ऐसा नहीं है। अब जब यह अपने 5वें साल में पहुंच चुका है तो यह युद्ध अब इस बात पर ज्यादा निर्भर हो गया है कि कौन सा पक्ष अपनी गतिविधियों को लंबे समय तक जारी रख सकता है और दूसरे पक्ष से ज्यादा टिक सकता है। अब ये सहन शक्ति की लड़ाई है और यूक्रेन इसे अच्छी तरह समझता है। यूक्रेन ये समझता है कि उसे हर रूसी टैंक को नष्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर वह ये सुनिश्चित कर सके कि उन टैंकों के पास चलने के लिए ईंधन ही न हो। अगर यूक्रेन उन रास्तों को काट सकता है जो रूसी सैनिकों तक खाना पहुंचाते हैं, तो उसे हर रूसी सैनिक को मारने की जरूरत नहीं है। और इसलिए अब यूक्रेन ने अलग अलग युद्ध क्षेत्र इकाइयों को निशाना बनाने के बजाय उस पूरे सिस्टम पर हमला करना शुरू कर दिया है जो उन्हें शक्ति देता है और जोड़ता है। ये बदलाव निर्णायक हो सकता है क्योंकि पहले भी लॉजिस्टिक्स ने मजबूत सेनाओं को बना या बिगाड़ा है और ऐसा इतिहास में कई बार हुआ है। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने यह सबक बहुत कठिन तरीके से सीखा कि लॉजिस्टिक्स कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं जब वे अपनी महान सेना के साथ रूस में घुसे और एक तेज जीत की उम्मीद की थी। आखिरकार उन्होंने यूरोप ही नहीं बल्कि शायद पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक को इकट्ठा किया था, जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। लेकिन जैसे जैसे उनकी सेना रूस के अंदर गहराई तक जाती गई, उनकी सप्लाई लाइनों पर दबाव बढ़ता गया। आखिरकार ये लाइनें इतनी दूर तक खिंच गई कि वे टूट ही गई। खाद्य आपूर्ति कम होने लगी। मोर्चे पर गोला बारूद की आपूर्ति पर्याप्त तेज नहीं थी। घोड़े मरने लगे और कठोर सर्दी की परिस्थितियों ने सब कुछ और भी मुश्किल बना दिया। जर्मनों ने द्वितीय विश्व युद्ध में भी ऐसा डरावना अनुभव किया। रूस में फिर नाजी सेना ने सोवियत क्षेत्र में तेजी से घुसपैठ की। उम्मीद थी कि उनकी गति आधारित ब्लिट्सक्रिग रणनीति दुश्मन के लिए बहुत अधिक होगी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जरूरी आपूर्ति लाइनें बनाए रखना और मुश्किल होता गया। दुनिया की सबसे भयानक सैन्य ताकत को स्टालिनग्राद में सफेद झंडा लहराना पड़ा। आधुनिक दौर में भी लॉजिस्टिक्स सफल सेना की नींव है। उदाहरण के लिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में अमेरिका की सफलता सिर्फ बेहतर सैनिक या उपकरणों के कारण नहीं थी। ये भी वजह थी कि अमेरिकी सेनाओं ने रेगिस्तानी कठिनाइयों के बावजूद ईंधन, गोला बारूद और अन्य आपूर्तियां प्रभावी और समझदारी से पहुंचाने के तरीके खोज लिए थे। आधुनिक संघर्षों में जैसे यूक्रेन युद्ध, संसाधनों की तेज खपत से लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन बेहद अहम हो जाती है। सिर्फ मोर्चे पर दबाव बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि जिन इलाकों पर उसने कब्जा किया है वहां नियंत्रण बनाए रखने के लिए भी। रूस को रेल हब, डिपो, काफिले, कमांड पोस्ट और परिवहन गलियारों का एक जटिल जाल बनाना और उस पर निर्भर होना पड़ा है।
यूक्रेन इन्हीं लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल के हफ्तों और महीनों में कब्जे वाले इलाकों में ही नहीं बल्कि उससे भी आगे कई सफल हमले हुए हैं, जिनका निशाना वे लॉजिस्टिक केंद्र रहे हैं जिनकी रूस को सबसे ज्यादा जरूरत है। गोला बारूद डिपो में आग लगी और रेलवे हब पूरी तरह नष्ट हुए। सड़क नेटवर्क यूक्रेनी ड्रोन के कब्जे में आ गए हैं जो ऊपर मंडरा रहे हैं, जमीन को स्कैन कर रहे हैं, बस रूसी काफिले के दिखाई देने का पहला संकेत मिलने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उस पर आग बरसाई जा सके। लेकिन यूक्रेन यही नहीं रुका। दबाव बढ़ाने के लिए देश के रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने 27 मई को लॉजिस्टिक्स लॉकडाउन अभियान की घोषणा की। फेडोरोव ने अपने आधिकारिक अकाउंट से टेलीग्राम पोस्ट में बताया कि ये 2 चरणीय कार्यक्रम मिडल स्ट्राइक बढ़ाने और ऑपरेशनल डेप्थ में रूसी क्षमताएं नष्ट करने के लिए बनाया गया है। हमारा लक्ष्य रूसियों पर पीछे से और अधिक दबाव बनाना है और उन्हें सक्रिय हमला करने की क्षमता से वंचित करना है। लॉजिस्टिक्स लॉकडाउन का पहला चरण केवल फंडिंग से जुड़ा है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय 5 अरब यूक्रेनी रिवन्या की भारी राशि लगा रहा है, जिसका इस्तेमाल रूसी लॉजिस्टिकल नोड्स को निशाना बनाने के लिए और अधिक प्रभावशाली मिडल स्ट्राइक हथियार खरीदने में किया जाएगा, जो फ्रंट लाइन से कई मील पीछे है। इनमें FP2, हॉर्नेट, गुलावा ड्रोन जैसे विकल्प है जो अन्य मॉडलों से ज्यादा दूरी और समय तक हवा में रह सकते हैं। कुछ की ऑपरेशनल रेंज 200 किलोमीटर या 125 मील तक है। ये अक्सर दुश्मन के इलाके में प्रवेश करने के बाद स्वायत्त रूप से भी काम करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि ये अपने खुद के AI दिमाग का इस्तेमाल करके इलाके की तलाश करते हैं और लक्ष्यों की पहचान करते हैं, बजाय इसके कि इन्हें इंसानी पायलटों पर निर्भर रहना पड़े। यूक्रेन की कुछ यूनिट्स को जल्द ये हथियार मिलेंगे, सभी को नहीं। फेडोरोव ने बताया कि मंत्रालय इनाम आधारित सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसमें सिर्फ बेहतरीन ब्रिगेड्स को नए हथियार मिलते हैं। फंड्स E-पॉइंट सिस्टम के तहत उन्हीं ब्रिगेड्स और यूनिट्स को मिलेंगे जो ऑपरेशनल डेप्थ में दुश्मन को नष्ट करने और बेहतरीन नतीजे देने में माहिर हैं। पहली यूनिट्स को फंड्स मिल चुके हैं और खरीदारी शुरू हो गई है। ये तार्किक है क्योंकि मिडल स्ट्राइक हथियार FPV ड्रोन से महंगे हैं और यूक्रेन के पास असीमित फंड्स नहीं हैं। ये हमेशा संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करते हुए अपने पास उपलब्ध साधनों का ध्यानपूर्वक और सोच समझकर उपयोग करता आया है ताकि कुछ भी बेकार न जाए। इसलिए उन हथियारों को ऐसी यूनिट्स को देना समझदारी नहीं होगी जो उनका पूरा फायदा नहीं उठा सकती। हालांकि इन्हें सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली ब्रिगेड्स को सौंपकर यूक्रेन रूस के खिलाफ और भी सफल हमले करने की अपनी संभावना बढ़ा रहा है, जिससे उसकी लॉजिस्टिक्स लॉकडाउन और भी प्रभावी हो रही है। फ्योडोरोव ने कार्यक्रम के दूसरे चरण की भी व्याख्या की। हम मिडिल स्ट्राइक हथियारों की बड़ी खरीद के लिए टेंडर जारी कर रहे हैं। ओपन टेंडर सिर्फ गति और उत्पादन नहीं बढ़ाते, बल्कि प्रतिस्पर्धा, भ्रष्टाचार घटाने, पारदर्शिता और धन के बेहतर उपयोग के लिए भी जरूरी है। दूसरे शब्दों में पहला चरण वर्तमान की बात है। ये उन ब्रिगेडों तक हथियार पहुंचाने के बारे में है जिन्हें दुश्मन पर दबाव बनाए रखने के लिए उनकी जरूरत है। वही दूसरा चरण ज्यादा दीर्घकालिक है। ये प्रणाली का राष्ट्रीय विस्तार, मिडल स्ट्राइक ड्रोन उत्पादन तेज करना, निर्माताओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और खरीद प्रक्रिया मानकीकृत करने से जुड़ा है ताकि भविष्य में इन हथियारों की तैनाती बढ़ सके। इससे पहले कि हम देखें कि ये क्यों महत्वपूर्ण है और इसका जमीन पर पहले से क्या असर हो रहा है, आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब करें। फेडोरोव को उम्मीद है कि यूक्रेन जल्द ही इस प्रोग्राम के फायदे देखेगा। उन्होंने कहा, इस गर्मी से ही मीडियम रेंज स्ट्राइक क्षमताओं की केंद्रीकृत खरीद के नतीजे फ्रंट लाइन पर दिखेंगे। दुश्मन अब खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, चाहे वह युद्ध की रेखा से कितनी भी दूर क्यों न हो। कई ठोस सबूत हैं कि रूस पहले से ही कीव के मिडिल स्ट्राइक अभियान के विनाशकारी प्रभावों से जूझ रहा है। फ्योडोरोव के अनुसार रूसियों के लिए प्रगति की कीमत लगातार बढ़ रही है। वह आगे बताते हैं कि अक्टूबर 2025 तक रूस को हर 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हासिल करने के लिए औसतन लगभग 67 सैनिकों की जान गंवानी पड़ रही थी। इस साल अप्रैल तक यह संख्या बढ़कर प्रति वर्ग किमी 169 नुकसान हो गई है। मंत्री ने कहा, रूस को रिकॉर्ड नुकसान हो रहा है। हर महीने 35,000 से ज्यादा सैनिक मारे या गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं और हम अपनी गति बढ़ा रहे हैं। वे कहते हैं
कि यूक्रेन ने दुश्मन की लॉजिस्टिक्स, गोदाम, उपकरण, कमांड पोस्ट और आपूर्ति मार्गों को नष्ट करने की दर 4 गुना बढ़ा दी है, जिसका असर साफ दिख रहा है। रूसी लॉजिस्टिक्स के नष्ट होने से LBZ युद्ध क्षेत्र में हमले कम होते हैं। फ्योदरोव इसके 2 मुख्य कारण बताते हैं। पहला कारण यह है कि यूक्रेन ने अपनी रणनीति को बदलकर उन लक्ष्यों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है जो मोर्चे से काफी पीछे है। दूसरा कारण यह है कि रूस के पास अब स्टारलिंक सेवा नहीं है, जिससे उसकी सेना ड्रोन उड़ाने और युद्ध क्षेत्र में संवाद व प्रबंधन कर पाती थी। इस तकनीक के बिना रूस की सेनाएं खतरनाक मोर्चों पर बिना देखे आगे बढ़ रही है और पीछे अफरा तफरी है। ये सबसे अच्छे तरीके से यूक्रेन के कब्जे वाले दक्षिणी क्षेत्रों में देखा जा सकता है, खासकर डोनेट्स्क के दक्षिणी हिस्सों में, साथ ही जापोरिजिया और खेरसोन में। रूस ने लंबे समय से सीमित संख्या वाले आपूर्ति मार्गों पर निर्भर रहा है और यूक्रेन की राजमार्गों को सैन्य काफिले के रास्ते में बदल दिया है। कई सालों तक रूस ने यही किया। ये रास्ते इतने दूर और पीछे थे कि यूक्रेन के लिए उन पर लगातार और व्यवहारिक रूप से निशाना साधना मुश्किल था। अगर वह कभी कभी हमला कर भी सकता था, फिर भी उसके पास नियमित रूप से ऐसा करने की तकनीक नहीं थी। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब यूक्रेन के पास ऐसी तकनीक और हथियार हैं जिनसे वो इन जगहों पर हमला कर जबरदस्त असर दिखा रहा है। उदाहरण के लिए डोनेट्स्क में यूक्रेन की एज़ोव ब्रिगेड ऑफ द फर्स्ट नेशनल गार्ड कॉर्प्स ने हाल ही में खुलासा किया है कि उसके लंबी दूरी के ड्रोन रूस की आपूर्ति मार्गों को सक्रिय रूप से अपने निशाने और मारक दायरे में ला रहे हैं। वे खासकर यूक्रेन के मारियुपोल जाने वाली 2 मुख्य सड़कों को निशाना बना रहे हैं। एक सड़क पूर्व में रूसी बंदरगाह तगानरोग और दूसरी उत्तर में डोनेट्स्क के वोल्लोवाखा जाती है। ये रास्ते रूस की मुख्य भूमि को कब्जे वाले क्रीमिया से जोड़ने वाले जमीनी गलियारे का हिस्सा है और कई कब्जे वाले क्षेत्रों से गुजरते हैं। यह क्रेमलिन के लिए खाद्य सामग्री, गोला बारूद और अन्य सामान क्रीमियन प्रायद्वीप तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, खासकर अब जब बाकी सभी रास्ते या तो नष्ट हो चुके हैं या फिर इस्तेमाल करने के लिए बहुत खतरनाक माने जाते हैं। 25 मई को अज़ोव ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उनके ड्रोन राजमार्गों पर ट्रैफिक स्कैन कर रूसी सैन्य वाहनों की पहचान कर उन पर हमला करते दिखे। अज़ोव ने कैप्शन में लिखा, अज़ोव मारियुपोल के आसपास के सीमावर्ती इलाके की निगरानी करता है। यूक्रेनी क्षेत्र को रूसी सैनिकों से मुक्त करना चाहिए। सबसे विश्वसनीय तरीका है कि सैनिटरी जोन को रूस और कब्जे वाले क्रीमिया के और करीब ले जाया जाए। यूनिट ने निष्कर्ष दिया कि अब कब्जाधारियों के लिए अज़ोव सागर क्षेत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर इन सबूतों को देखें तो वे सही है। यूक्रेनी ड्रोन की बढ़ती संख्या इन राजमार्गों की निगरानी कर रही है, जिससे जल्द ही रूस के लिए इनका उपयोग बहुत जोखिम भरा हो सकता है। क्रेमलिन के पास क्राइमिया में आपूर्ति का कोई व्यवहारिक विकल्प नहीं बचेगा, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलें वहां की वायु रक्षा प्रणालियों और सैन्य ठिकानों को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। ये सिर्फ डोनेट्स्क में नहीं बल्कि अन्य कब्जे वाले इलाकों में भी हो रहा है। इसी समय अज़ोव मारियुपोल के राजमार्गों पर नियंत्रण साझा कर रहा था। 412वीं नेमेसिस ब्रिगेड ने बताया कि रूसी अधिकारियों ने यूक्रेन के दक्षिण में अपने मुख्य लॉजिस्टिक्स मार्गों में से एक को बंद करने का फैसला किया। हाईवे R-280, जिसे क्रेमलिन नोवोरूसिया मार्ग कहता है, मारियुपोल से मेलिटोपोल होते हुए सिम्फेरोपोल क्राइमिया तक जाता है। ये क्रीमिया लैंड कॉरिडोर का अंतिम हिस्सा है और शायद क्रेमलिन की लॉजिस्टिक्स पहेली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, क्योंकि इस क्षेत्र में रूस के पास अपनी सप्लाई को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वास्तव में कोई वैकल्पिक सड़क उपलब्ध नहीं है। क्रेमलिन की सेनाएं पश्चिम की ओर विभिन्न सैन्य उपकरणों और अन्य सामानों को ले जाने के लिए इसी पर निर्भर हो गई हैं। ये तब तक था जब तक नेमेसिस ब्रिगेड नहीं आई और उसने एक गुप्त नया अटैक ड्रोन छोड़ा, जिसे पहले कभी सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया था, और बताया जा रहा है कि ये दुश्मन की सीमा के पीछे बेहद प्रभावी साबित हुआ है, जिसने दर्जनों रूसी ट्रकों और फ्यूल टैंकरों को नष्ट कर दिया। टेलीग्राम पर नेमेसिस ने लिखा, भारी नुकसान के कारण रूसी कमान और प्रशासन ने नोवोरूसिया हाईवे पर उपकरणों की आवाजाही सीमित कर दी। दुश्मन के फील्ड और कच्ची सड़कों का इस्तेमाल घुमावदार रास्तों के लिए करने के प्रयास भी बेकार साबित हो रहे हैं। यूक्रेनी ड्रोन किसी भी इलाके में लक्ष्यों का सफलतापूर्वक पता लगाते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। ये हाल ही में वायरल तस्वीरों और वीडियो से जुड़ा है,
जिसमें मारियुपोल से बाहर जाने वाली मुख्य सड़कें दिखती हैं। सड़कों किनारे जली सैन्य वाहनों और धधकते टैंक के अवशेष पड़े हैं। ये बिना किसी शक के साबित करता है कि ये रास्ते अब रूसियों के लिए सुरक्षित जगह नहीं रह गए हैं। जैसा कि नेमेसिस पोस्ट बताता है, भले ही रूस ने सप्लाई जारी रखने के लिए वैकल्पिक कच्चे रास्तों और ऑफ-रोड मार्गों का इस्तेमाल करने की कोशिश की है, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन उन्हें कहीं भी ढूंढने और नष्ट करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं उठाते। रूस खुद को दुनिया की दूसरी सबसे बेहतरीन सेना बताता है और अपनी वायु रक्षा प्रणाली पर गर्व करता है, इसलिए उसे इन सब पर काबू पाने में सक्षम होना चाहिए। वह हर साल अपनी सेनाओं पर अरबों डॉलर खर्च करता है। जिन आपूर्ति लाइनों पर उसके नियंत्रण का दावा है, वे तेजी से वाहनों के कब्रिस्तान बन रही है। यहाँ तक कि जब कट्टर रूसी राष्ट्रवादी और जेड ब्लॉगर क्रेमलिन से कार्रवाई करने और इन सड़कों के साथ जाल या अन्य एंटी ड्रोन उपाय लगाने की मांग कर रहे हैं, तब भी ये सड़कें आसमान से लगातार हमलों की चपेट में हैं। ये संभवतः इस वजह से है कि यूक्रेन ने सिर्फ रास्तों को ही निशाना नहीं बनाया है, बल्कि उनके चारों ओर मौजूद विभिन्न सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी निशाना बनाया है। सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन रेजिलियंस के जांचकर्ता काइल ग्लेन ने बताया कि मार्च-अप्रैल में यूक्रेनी हमलों में रूसी वायु रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरणों पर 300% बढ़ोतरी हुई। करीब 80 सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। इनमें से कई महंगे हैं और बदलना मुश्किल है। रूस जब कोई रक्षा प्रणाली खोता है तो यूक्रेन के लिए उसे फिर से निशाना बनाना आसान हो जाता है। ग्लेन के अनुसार रूस के लिए खतरा वायु रक्षा प्रणालियों की सामूहिक हानि है, जिससे हर प्रणाली की कमी यूक्रेनी ड्रोन हमलों को ज्यादा प्रभावी बना देती है। ये थमने वाला नहीं है। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने 5 मई को एक्स पर इसकी पुष्टि की। मध्यम दूरी के हमलों में काफी बढ़ोतरी हुई है। मार्च के मुकाबले 20 किमी से ज्यादा दूरी पर 2 गुने और फरवरी से 4 गुना ज्यादा हमले हो रहे हैं, और ऐसे हमले और भी ज्यादा होंगे। ये एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। इसका सीधा असर यह है कि रूसी इकाइयां पहले ही दबाव में हैं, जैसे दशकों पहले नेपोलियन की सेनाएं और नाजी थी। वे अपनी अहम संपत्तियों जैसे गोला बारूद डिपो और कमांड पोस्ट को मोर्चे से और पीछे शिफ्ट कर रहे हैं। ये एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ इससे इन स्थानों को थोड़ा सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है, दूसरी तरफ इससे रसद और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि अब आपूर्ति को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। यूक्रेन के ड्रोन लंबी दूरी तय करने में बेहतर हो रहे हैं, इसलिए रूस अपने कमांड पोस्ट और सप्लाई नोड्स कितनी भी दूर ले जाए फर्क नहीं पड़ता। उन्हें जल्द ही कीव की तेजी से विकसित हो रही यूएवी सेना द्वारा ढूंढ लिया जाएगा और नष्ट कर दिया जाएगा। रूसी पत्रकार भी संकट देख रहे हैं। युद्ध संवाददाता दिमित्री स्तेशिन ने चेतावनी दी कि तुरंत कार्रवाई न हुई तो अगले महीनों में लॉजिस्टिक्स ढह सकती है। इसी पर यूक्रेन भरोसा कर रहा है। जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण का आदेश दिया था, तो उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका तथाकथित विशेष सैन्य अभियान सफल होगा। ये समझना आसान है कि क्यों। पुतिन के पास बड़ी सेना, मजबूत अर्थव्यवस्था और सैनिकों व सैन्य उपकरणों की भरपूर आपूर्ति थी। फिर भी जैसे जैसे युद्ध साल दर साल चलता रहा, क्रेमलिन के संसाधन कम होने लगे। टैंक और पैदल सेना वाहन नष्ट हुए, बेड़े सिमट गए, रक्षा कमजोर पड़ गई, और अब आखिरकार पुतिन के पास शायद सबसे महत्वपूर्ण सैन्य संसाधन यानी लोग भी खत्म हो रहे हैं। जो लोग हेलमेट पहनने, जूते कसने और फ्रंटलाइन किल जोन में जाने के लिए तैयार नहीं हैं, वे मातृभूमि की महिमा के लिए जान दांव पर नहीं लगाएंगे तो रूस ये युद्ध नहीं जीत सकता। पुतिन ने इसकी कभी कल्पना नहीं की थी। युद्ध शुरू होने पर रूस के पास करीब 9 लाख सक्रिय सैनिक और सैकड़ों हजार अर्धसैनिक बल रिजर्व में थे। इसके विपरीत यूक्रेन की सेना में 2 लाख से कम सैनिक थे। ऐतिहासिक रुझान दिखाते हैं कि आक्रमणकारी सेनाओं को आमतौर पर रक्षकों की तुलना में ज्यादा हताहतों का सामना करना पड़ता है, कई कारणों से। इसीलिए रूस के कमांडरों ने शायद कुछ हद तक नुकसान की उम्मीद की होगी, लेकिन वे शायद ही अपनी सेना के सामने आने वाले इतने बड़े पैमाने पर हताहतों की कल्पना कर सकते थे। जैसे जैसे यूक्रेन ने सभी बाधाओं को चुनौती दी और असाधारण दृढ़ता दिखाई, रूस के नुकसान बढ़ने लगे। युद्ध के शुरुआती दौर में
क्रेमलिन को हर महीने हजारों हताहत झेलने पड़े। 2023 में यह आंकड़ा करीब 15 से 20,000 हो गया था। 2024 में यह आंकड़ा 30,000 के पार चला गया और साल के अंत में कुछ समय के लिए 40,000 से भी ऊपर पहुंच गया। 2025 में भी इसी तरह की विनाशकारी हानियां देखने को मिली, औसतन हर महीने लगभग 30,000, और ये सिलसिला 2026 तक जारी है। इस आंकड़े को समझने के लिए सोवियत अफगान युद्ध के दौरान, जो 1979 से 1989 तक चला, सोवियत संघ ने लगभग एक दशक में कुल 15 से 20,000 सैनिक खोए थे। अब रूस हर महीने इससे भी ज्यादा सैनिक खो रहा है। कुल मिलाकर अनुमान है कि रूस को 13 लाख से ज्यादा हताहतों का सामना करना पड़ा है, जिसमें लगभग 5 लाख मारे गए हैं और लगभग 10 लाख और घायल हुए हैं। यह संख्या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अफगान और दोनों चेचन युद्धों समेत सभी रूसी सोवियत युद्धों की कुल हानि से 5 गुना अधिक है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी युद्ध में रूस ने किसी भी बड़ी शक्ति से ज्यादा नुकसान उठाया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुतिन और उनके क्रेमलिन साथियों ने इन बड़े नुकसानों को संघर्ष के शुरुआती वर्षों में सहनीय माना था। इससे फर्क नहीं पड़ा कि दसियों हजार रूसी सैनिकों को शव थैलों में घर भेजा जा रहा था। इससे फर्क नहीं पड़ा कि भाई, बेटे, पति और पिता बड़ी संख्या में मारे जा रहे थे या गंभीर चोटें झेल रहे थे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सेना अब भी आगे बढ़ रही थी, भले ही ज्यादातर इलाकों में बहुत धीरे धीरे, और कमी पूरी करने के लिए हमेशा नए भर्ती तैयार बैठे रहते थे। असल में रूसी सेना ने युद्ध के शुरुआती वर्षों में और भी बड़ी होने में कामयाबी हासिल की, जिसका श्रेय 2022 में आंशिक लामबंदी और उसके बाद के वर्षों में भर्ती में भारी निवेश को जाता है। देश भर के कई स्वस्थ पुरुषों ने यूक्रेन में लड़ने के लिए नाम लिखवाया। अधिकांश लोगों को यह विश्वास दिलाया गया था कि युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा या फिर उन्हें बस कुछ ही महीनों तक सेवा करनी होगी, उसके बाद वे अपना सामान पैक करके घर लौट जाएंगे। कई लोग सोचकर धोखा खा गए कि नाम लिखवाकर सुरक्षित जगह सेवा कर मोर्चे से दूर रहकर आसानी से पैसे कमा सकते हैं और घर लौटकर मेहनत का फल पाएंगे। कुछ लोगों को इस बीच ब्लैकमेल किया गया या मजबूरी में साइन अप करवाया गया, जहां रूसी भर्ती करने वालों ने बहुत ही घटिया तरीके अपनाए, जैसे कि जातीय अल्पसंख्यकों पर दबाव डालना और अगर वे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार करें तो उन्हें निर्वासन की धमकी देना। तरीके मायने नहीं रखते थे जब तक सेना में पर्याप्त नए सैनिक भर्ती हो रहे थे ताकि उसके हताहतों की भरपाई हो सके, तब तक क्रेमलिन की युद्ध मशीन यूक्रेन पर अपना बेरोक-टोक हमला जारी रख सकती थी, लेकिन यह हमेशा के लिए जारी नहीं रह सकता था। यहां तक कि एक ऐसे देश में भी जिसकी आबादी 14 करोड़ से ज्यादा है, वहां भी सीमित संख्या में ही ऐसे सक्षम लोग हैं जो वास्तव में लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार और इच्छुक हैं। और जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे वही लोग यह समझने लगे कि अगर वे भर्ती होते हैं तो वे शायद अपनी ही मौत के फरमान पर दस्तखत कर रहे होंगे। इसलिए भर्ती और कठिन हुई, जिससे रूस और ज्यादा हताश हुआ। ये ब्लैकमेल से भी आगे बढ़ गया। बलात्कारियों और हत्यारों को उनकी जेल की कोठरी से घसीटकर बाहर निकाला गया और उन्हें ये आजादी देने का वादा किया गया कि अगर वे 1 साल मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार हो जाएं तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। इसने गंभीर और लाइलाज बीमारियों से पीड़ित लोगों को भी जंग के मैदान में भेज दिया। इसने झूठ और प्रचार से भरे नए सैन्य प्रचार अभियान शुरू किए, जिनका मकसद संघर्ष कर रहे छात्रों को धोखे से युद्ध में भेजना था। उन्हें बताया गया कि यह बिल्कुल वीडियो गेम खेलने जैसा होगा और वादा किया गया कि वे मोर्चे से दूर सुरक्षित सेवा कर सकते हैं। इसने स्कूलों और व्यवसायों को आदेश दिया कि वे छात्रों और कर्मचारियों को ढूंढकर सैन्य अनुबंधों पर हस्ताक्षर करवाएं। इसने तो अपनी सीमाओं से बाहर भी देखना शुरू कर दिया। अफ्रीका भर में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके हजारों अन्य देशों के लोगों को एक ऐसे युद्ध में लड़ने के लिए बहकाया जिसमें उनका कोई हित नहीं था, और उन्हें एक ऐसे देश के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर किया जिसे उनकी कोई परवाह नहीं थी। मैदान जंग में भी रूसी कमांडर अपने अधीन सैनिकों के साथ और भी निर्दयी और क्रूर हो गए। जो भी सैनिक जरा सा भी भागने की इच्छा दिखाता, उसे वे यातना देते, पीटते और शोषण करते। लेकिन इन सब के बावजूद भी हताहतों की संख्या को रोकना और रूसी सेना को धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सिकुड़ने से रोकना संभव नहीं हो पाया। आंकड़े इस बात को साबित करते हैं।
दिसंबर 2025 में युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार रूस ने आधिकारिक तौर पर जितने सैनिक भर्ती किए या जुटाए उससे ज्यादा सैनिक खो दिए। जहां 22,000 नए सैनिक भर्ती किए गए या लामबंद किए गए, वहीं 30,000 से ज्यादा सैनिकों के हताहत होने की पुष्टि हुई। आशावादियों को लगा ये कुछ नया शुरू हो रहा है। निराशावादियों को चिंता थी कि यह बस एक बार की घटना है जो जश्न तो योग्य है पर लंबे समय में असर नहीं करेगी। फिर जनवरी 2026 आया और वही चीज दोबारा हुई। और फिर फरवरी, मार्च और अप्रैल में भी वही हुआ। 5 लगातार महीनों तक रूस की हताहत दर उसकी भर्ती दर से ज्यादा रही। ये कोई एक बार की बात नहीं थी, ये एक प्रवृत्ति थी और अब ये एक ऐसी प्रवृत्ति बन गई है जिसका रूस के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उसकी भर्ती रणनीतियां पर्याप्त परिणाम देने में विफल हो रही हैं और उसके युद्ध क्षेत्र की रणनीतियां लगातार भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। वास्तव में फरवरी 2026 में आक्रमण की चौथी वर्षगांठ पर द इकोनॉमिस्ट ने रूसी हताहतों का अपना मॉडल प्रकाशित किया, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि देश ने पिछले 12 महीनों में उतने ही नुकसान झेले हैं जितने उसने युद्ध के पहले 3 वर्षों में मिलाकर झेले थे। दूसरे शब्दों में कहे तो नुकसान तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक उसी समय जब भर्ती में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। ये क्रेमलिन के लिए तबाही है। कुछ अनुमानों के अनुसार रोज लगभग 1,000 रूसी सैनिक मारे, घायल या पकड़े जाते हैं, जिससे युद्ध लंबा चलने पर सेना के कमजोर और छोटी होने की गारंटी है। जब हम देश के हताहतों की तुलना यूक्रेन से करते हैं तो पुतिन के लिए हालात और खराब दिखते हैं। शुरुआत में बेशक यूक्रेन को वाकई में गंभीर नुकसान उठाना पड़ा था। शुरुआती महीनों में कीव की सेनाओं के लिए हालात बहुत ही क्रूर थे, क्योंकि वे रूस के आक्रमण की ताकत और उग्रता से जूझने की कोशिश कर रहे थे। कई दिशाओं से हमलों के बीच यूक्रेन के सैनिकों और नागरिक स्वयंसेवकों को स्थिति संभालना मुश्किल हुआ। 2023 में देश की असफल प्रतिआक्रमण एक निचला दौर थी, जिसमें कई मौतें और सैनिक घायल हुए। जैसे जैसे युद्ध बढ़ा, यूक्रेन ने नुकसान सीमित करने के उपाय खोजे। ये अब ड्रोन युद्ध बन गया। इसे अपने पश्चिमी सहयोगियों से खेल बदलने वाली सहायता मिली और इसके कमांडरों ने उसी के अनुसार अपनी रणनीति को समायोजित किया, अपने पास उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया और सैनिकों को केवल तोप का चारा समझने वाली क्रेमलिन की रणनीति की नकल करने से इनकार कर दिया। युद्ध के बाद यूक्रेन के हालात बेहतर हुए हैं और हर महीने हताहतों की संख्या घटी है। दोनों देशों ने एक दूसरे के बिल्कुल उलट रास्ते चुने हैं। यूक्रेन ने युद्ध की शुरुआत खराब की, पर समय के साथ सुधरा। रूस की शुरुआत मजबूत थी, लेकिन बाद में काफी गिरावट आई। तो इसका अगला चरण युद्ध के लिए क्या अर्थ रखता है? इससे पहले कि हम उसमें जाएं, ऐसी और भी बहुत सी बातें हैं। तो अगर आपको मिलिट्री शो से कुछ फायदा मिल रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतने गंभीर नुकसान और भर्ती की चुनौतियों के बीच कई नेता समझेंगे कि अब अभिमान छोड़कर या तो संघर्ष विराम वार्ता शुरू करें या सैन्य लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करें। यह व्लादिमीर पुतिन की शैली नहीं है। कई रिपोर्टों और यहाँ तक कि क्रेमलिन के अंदरूनी अधिकारियों के अनुसार, जिन्होंने गुमनाम रहने की शर्त पर पश्चिमी पत्रकारों से बात की है, रूसी राष्ट्रपति डोनबास पर कब्जा करने और निकट भविष्य में युद्ध जारी रखने के अपने इरादे पर अड़े हुए हैं। एक अधिकारी ने दावा किया कि वे पुतिन पर दबाव बना रहे हैं कि युद्ध रोके और अब तक जीते क्षेत्र ले ले। उनके मुताबिक वह बार बार कहते हैं, नहीं, मैं समझौता नहीं कर सकता। पुतिन को लगता है कि डोनबास शरद ऋतु तक कब्जाया जा सकता है। हालांकि आंकड़े कुछ और ही बताते हैं, क्योंकि रूसी सेनाएं न सिर्फ बड़ी संख्या में अपने सैनिक खो रही है, बल्कि वे किसी भी तरह की गति से क्षेत्र पर कब्जा करने में भी भारी मुश्किलों का सामना कर रही है। युद्ध अध्ययन संस्थान के मुताबिक रूसी सेनाओं ने 2026 में अब तक करीब 220 वर्ग किमी 85 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा किया है। ये सिएटल शहर के लगभग बराबर है। इसके जवाब में यूक्रेन ने लगभग 189 वर्ग किलोमीटर 73 वर्ग मील क्षेत्र वापस हासिल कर लिया है। इससे रूस को 2026 में सिर्फ 31 वर्ग किमी या 12 वर्ग मील का शुद्ध लाभ होगा, जो लगभग कुछ भी नहीं है। सबसे खराब बात यह है कि रूस ने कुछ भी नहीं के लिए बड़ी कीमत चुकाई। अनुमानों के अनुसार इस साल डोनबास क्षेत्र में हर वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा करने के लिए 300 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे
या गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और मौतों की संख्या वास्तव में घायलों की संख्या से कहीं अधिक होती जा रही है। ये क्रेमलिन के लिए बेहद बुरी खबर है। असल में यह लगभग अभूतपूर्व है। आधुनिक युद्ध में अधिकतर हताहत घायल सैनिक होते हैं। सटीक रूप से कहे तो हर एक सैनिक के मारे जाने पर आमतौर पर 3 सैनिक घायल होते हैं। कुछ मामलों में यह अनुपात और भी अधिक होता है। इराक में अमेरिका को हर मौत पर लगभग 7 सैनिक घायल हुए, यानी ज्यादातर हताहत मौतें नहीं बल्कि चोटें थीं, और कई घायल सैनिक पूरी तरह या आंशिक रूप से स्वस्थ होकर अपने परिवारों के पास घर लौट सके। रूस में यह अनुपात उल्टा है। देश की सैनिकों को बेरहमी से झोंक देने वाली रणनीति के कारण कई वर्षों तक औसत से अधिक मौतें हुईं। हर रूसी सैनिक की मौत पर लगभग 2 घायल हुए। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक रूस को हर घायल के मुकाबले 2 मौतें झेलनी पड़ रही है। यूक्रेनी सूत्रों के अनुसार रूसी हताहतों में 62% मौतें और शेष 38% घायल हैं। यह आधुनिक इतिहास में मारे गए बनाम घायलों के सबसे घातक अनुपातों में से एक है। यूक्रेनी अधिकारी अपने एजेंडे के अनुसार आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर या चुनकर पेश कर सकते हैं, लेकिन अब उनके दावों के समर्थन में बड़े ठोस सबूत मिल रहे हैं, और ये सब ड्रोन पर आकर टिकता है। रूस यूक्रेन युद्ध कई मायनों में एक ड्रोन युद्ध बन गया है। मोर्चे पूरी तरह से बिना पायलट वाले हवाई वाहनों या यूएवी से भरे हुए हैं। वे आसमान में उड़ते हैं, जमीन पर जीवन के किसी भी संकेत को स्कैन करते हैं और फिर जो भी दुश्मन लक्ष्य मिलते हैं उन पर सटीकता और बेखौफ हमला करते हैं। वे मोर्चे और उसके दोनों ओर कई मील तक काम करते हैं। इस वजह से रूसी सैनिकों के लिए मोर्चे तक सुरक्षित पहुंचना किस्मत का खेल बन गया है। जो कुछ खुशकिस्मत लोग वहां तक पहुंच भी जाते हैं, उनके लिए और भी ड्रोन बस उन्हें चुन चुनकर मार गिराने के लिए तैयार रहते हैं। कई लोग कामिकाजे ड्रोन विस्फोटों में तुरंत मारे जाते हैं। एक तरह से वही लोग खुशकिस्मत हैं। घायल लोग अक्सर नो मैंस लैंड में फंसे रहते हैं। धीरे धीरे खून बहता है और उनकी मदद या निकासी नहीं हो पाती, क्योंकि रूसी मेडिकल स्टाफ को भी उन्हीं खतरनाक इलाकों से होकर गुजरना पड़ता है और उन्हें भी ड्रोन के झुंडों से बचना पड़ता है। सिर्फ घायल साथियों की मदद के लिए उनके पास पहुंचना। फिलिप्स ओब्रायन, स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रमुख के अनुसार, अगर यूक्रेनियन हर घायल रूसी सैनिक के बदले 2 रूसी सैनिक मार रहे हैं तो यह युद्ध में अहम साबित होगा। मुझे यह असंभव नहीं लगता, क्योंकि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन की सटीकता और युद्ध क्षेत्र में घायल सैनिकों को निकालना बहुत कठिन होता है। सिर्फ रूस में ही नहीं, ये समस्या और जगह भी है। यूक्रेन को मोर्चे पर दुश्मन के ड्रोन से जूझना पड़ता है। उसे यह भी चिंता करनी पड़ती है कि घायल सैनिकों को कैसे निकाला जाए बिना इस प्रक्रिया में और जिंदगियों को खतरे में डाले। रूस जहां अपनी बेकार रणनीतियों पर अड़ा रहता है और सैनिकों को मांस के टुकड़े समझता है, वहीं यूक्रेन ने खुद को ढाल लिया है। उसने अपनी चुनौतियों का हल निकालने के लिए और भी समझदार और प्रभावी तरीके खोजे हैं, जैसे कि मानव रहित जमीनी वाहन का इस्तेमाल करके घायलों को निकालने में मदद करना। यूक्रेन भी ड्रोन की दौड़ में रूस से आगे निकल गया है। उसने यूएवी का एक ज्यादा विविध और प्रभावशाली शस्त्रागार विकसित किया है ताकि वह अपने विरोधी को चकमा दे सके और उस पर भारी पड़ सके। यही दोनों पक्षों में सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण अंतर है। रूस समस्याओं को देखता तो है, लेकिन वास्तव में उनके समाधान नहीं खोजता। वो बस और ज्यादा लोगों को झोंक देता है और उम्मीद करता है कि समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। यूक्रेन समस्याएं देखता है, उन्हें सुधारने के तरीके ढूंढता है और हमेशा अधिक कुशल बनने व नुकसान कम करने की कोशिश करता है। और इसका मतलब आगे बढ़ते हुए ये है कि 2026 में अब तक जो रुझान हमने देखे हैं वे आगे भी जारी रहने की संभावना है। रूस हर महीने 30,000 से अधिक सैनिकों को खोता रहेगा। असल में यूक्रेन के सैन्य नेता इस संख्या को और भी बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। साल के अंत तक इसे 40,000 या यहाँ तक कि 50,000 तक ले जाने के लिए। अगर वे लक्ष्य के पास भी पहुंचते हैं तो यह क्रेमलिन के लिए विनाशकारी होगा। रूस को निश्चित रूप से उतनी बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती करने में लगातार मुश्किलें आती रहेंगी जितनी उसे अपने नुकसान की भरपाई के लिए चाहिए, और यह समझना मुश्किल नहीं है कि ऐसा क्यों है। युद्ध की शुरुआत में
रूसी जनता आसानी से धोखा खा गई, लेकिन 4 साल और कई असफलताओं के बाद अब कई लोग क्रेमलिन के झूठ को पहचान सकते हैं। उन्हें पता है यह युद्ध आपदा है। कई लोग इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। यहाँ तक कि जो लोग नाम लिखवाते हैं वे भी सबसे बेहतरीन नहीं होते। अक्सर उनमें वे लोग होते हैं जो अल्पसंख्यक समुदायों से आते हैं और जिन्हें लड़ने के लिए मजबूर किया गया है, या फिर वे लोग जो बीमार हैं या जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। दूसरे देशों के लोग जो रूसी भाषा का एक शब्द भी नहीं बोल सकते, या वे लोग जिनके पास कोई विकल्प नहीं था पर सैन्य अनुभव या प्रशिक्षण भी नहीं था। यूक्रेन पहुंचने पर उनमें से अधिकांश मारे जाते हैं और पहले से मारे गए लाखों देशवासियों में शामिल हो जाते हैं। नतीजतन रूसी सेना संख्या में घटती और धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी और पुतिन के पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है सिवाय बड़े पैमाने पर लामबंदी के, जिससे जनता में इस पर बेहद गुस्सा भड़केगा। पुतिन की लोकप्रियता गिर रही है, इसलिए वे जनता के गुस्से का जोखिम नहीं ले सकते और मुश्किल में फंस गए हैं जहां से निकलना मुश्किल है। जैसे जैसे सेना कमजोर होती जाएगी, उसकी प्रगति मोर्चे पर उसकी प्रगति ठहरी रहने की ही सबसे अधिक संभावना है, जहां हजारों जाने गंवाने के बदले में केवल छोटे छोटे इलाकों पर ही कब्जा किया जा सकेगा। यह स्थिति यूक्रेनी सेनाओं के लिए मौके बढ़ा सकती है। जैसे जैसे उनका दुश्मन कमजोर होता जाएगा, यूक्रेनी सेनाओं के लिए और भी ज्यादा इलाकों को फिर से हासिल करना आसान हो सकता है, जिससे रूसी सेना और पीछे हटेगी और पुतिन की साल के अंत तक पूरे डोनबास पर कब्जा करने की उम्मीदें भी टूट जाएंगी। साथ ही ध्यान दें कि यूक्रेन के सामने भी समस्याएं हैं। किंग्स कॉलेज लंदन के युद्ध अध्ययन प्रोफेसर लॉरेंस फ्रीडमन ने कहा, रूस की समस्याएं बढ़ रही है, लेकिन यूक्रेन भी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। इनमें सबसे बड़ी समस्या कीव की लगातार यह असमर्थता है कि वह पर्याप्त सैनिकों की भर्ती नहीं कर पा रहा है, जिससे मोर्चे की पंक्ति अपेक्षाकृत जगह जगह से खुली है और उसकी निगरानी काफी हद तक ड्रोन कर रहे हैं। तो दोनों पक्षों को भर्ती से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और अगर यूक्रेन को जरूरी सैनिक नहीं मिलते हैं तो उसे भी मोर्चे पर बढ़त हासिल करने में मुश्किल हो सकती है। हालांकि कुल मिलाकर इस समय रूस को यूक्रेन की तुलना में कहीं ज्यादा और बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसके नुकसान बड़े हैं, प्रगति धीमी है, अर्थव्यवस्था संकट में है, नेतृत्व में उथल पुथल है और सहयोगी भी छोड़ चुके हैं। इस पूरे मामले के जिम्मेदार पुतिन हकीकत से कटे हुए दिखते हैं। उसके 5 लाख लोग पहले ही मर चुके हैं और पुतिन को लाखों और लोगों की बलि देने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखती। अब सवाल है, बाकी रूस इसे कब तक सहन करेगा? 2025 की गर्मियों में हर जगह सैन्य विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस जल्द ही हर रात अपने दुश्मन पर 1000 या उससे अधिक लंबी दूरी के ड्रोन लॉन्च कर सकेगा। मेजर जनरल क्रिश्चियन फ्राइडिंग, जो जर्मन रक्षा मंत्रालय के योजना और कमांड स्टाफ के प्रमुख हैं, मेजर रॉबर्ट ब्रावडी, जो यूक्रेनी मानव रहित प्रणालियों बल के कमांडर हैं, और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर, सभी ने अनुमान लगाया कि रूस नवंबर तक इस संख्या तक पहुंच सकता है। लेकिन ये खतरा कभी हकीकत नहीं बना, इसके बजाय इसका उल्टा हुआ। रात में लंबी दूरी के हमलों में बड़ी बढ़ोतरी रूस नहीं बल्कि यूक्रेन ने की, जिससे घिरे हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए भारी नतीजे सामने आ सकते हैं। 16-17 मई को यूक्रेन ने मॉस्को और 13 अन्य क्षेत्रों पर बड़े पैमाने का हमला किया, जो रूसी राजधानी पर उसके सबसे बड़े और दूरगामी असर वाले हमलों में से एक था। कई रूसियों के लिए ये युद्ध पहली बार उनके घर पहुंचा है। शासन के लिए इसने ये समझने की हड़बड़ी पैदा कर दी है कि अब आगे क्या होगा। और भी बड़े हमलों का खतरा, और वो भी कहीं ज्यादा बार। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के मॉस्को पर लंबी दूरी के हमलों ने हलचल मचाई है और आगे क्या होगा यह बताया गया है। फ्रॉडिंग और ब्रोडी को यह जानकर संतोष होगा कि उनकी भविष्यवाणी कुछ महीनों में 1000 रूसी ड्रोन हर रात यूक्रेन में आतंक फैलाएंगे काफी बढ़ा चढ़ाकर कही गई थी। रूस शायद ही कभी उस संख्या तक पहुंचा है। 14 और 15 मई की रात को रूस ने यूक्रेन पर 1560 से अधिक ड्रोन दागे, जिसमें हमले का अधिकांश हिस्सा 14 मई की रात को हुआ। जनवरी से हर रात ड्रोन हमलों की संख्या बढ़ी है, लेकिन ये 1000 प्रति रात के करीब नहीं है। उस महीने में औसतन 143 ड्रोन छोड़े गए। इसके बाद
फरवरी में औसतन 180, मार्च में 197 और अप्रैल में 240 ड्रोन छोड़े गए। मई में दैनिक औसत लगभग 185 तक गिर गया है, क्योंकि रूस अब ड्रोन जमा कर रहा है। हर रात पूरी ताकत से हमला करने के बजाय अब कम बार बड़े पैमाने पर हमलों के लिए। लेकिन ये शुरुआती अनुमानों से काफी अलग है, खासकर जब दूसरी ओर यूक्रेनी लंबी दूरी के हमले तेजी से बढ़ रहे हैं। और अब यूक्रेनियन नहीं है जो हर बार 1000 ड्रोन हमलों की संभावना को लेकर परेशान है, बल्कि रूसी है। वह संख्या अभी भी दूर हो सकती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि रूस पर छोड़े जा रहे यूक्रेनी ड्रोन और इसके उलट दोनों के बीच का अंतर तेजी से कम हो रहा है। 2025 के दौरान यूक्रेन के लंबी दूरी के हमलों में 5 गुना वृद्धि हुई। मार्च तक उन्होंने न सिर्फ रूसी हमलों की औसत दैनिक संख्या की बराबरी कर ली थी, बल्कि उसे पार भी कर लिया था। औसतन 230 से ज्यादा हमले रोजाना किए जा रहे थे। अब छोड़े गए ड्रोन की संख्या अहम है। उन्हें मार गिराने पर भी कीमती और सीमित वायु रक्षा मिसाइलें खर्च होती हैं। रूस भी यूक्रेन की तरह 90% से ज्यादा ड्रोन गिराने का दावा करता है, लेकिन यूक्रेन के विपरीत रूस अभी भी मुख्य रूप से वायु रक्षा मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन के लंबी दूरी के स्ट्राइक ड्रोन को मार गिराने के लिए कर रहा है। और जैसा कि हम थोड़ी देर में देखेंगे, ये मिसाइलें पेड़ों पर नहीं उगती। लेकिन गिराए गए ड्रोन की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वे कितने दूर तक के लक्ष्यों को मार सकते हैं और कितने ड्रोन अपने लक्ष्य तक पहुंचकर सफलतापूर्वक हमला कर पाते हैं। इन दोनों मामलों में यूक्रेन के हमलों की प्रभावशीलता भी तेजी से बढ़ रही है। अब यूक्रेनी ड्रोन मॉस्को में लगातार नुकसान कर रहे हैं। इस ग्रह पर आमतौर पर देश की संपत्ति और शक्ति उसकी राजधानी में केंद्रित होती है, लेकिन मॉस्को और रूस इसमें खास है। रूस में जन्मी अमेरिका में रहने वाली लेखिका विश्लेषक एल्विरा बैगी के अनुसार मॉस्को रूस का राजनीतिक और भावनात्मक दिल है। सीमावर्ती इलाके वर्षों तक युद्ध के कहीं ज्यादा करीब रहे हैं। बेलगोरोद, कुर्स्क, ब्रायंस्क आदि क्षेत्रों में धमाकों की आवाजें, आग, निकासी और मोर्चे के करीब आने का अनुभव हुआ है। वह लिखती है कि वहां के लोगों के लिए युद्ध कभी पूरी तरह कोई दूर की अमूर्त चीज नहीं था। वह आगे कहते हैं कि रूस में क्षेत्रों की देश के शासन में कोई चलती नहीं है। मॉस्को में सारी शक्ति केंद्रित होती है। ऐसी व्यवस्था में बाहरी इलाकों का दुख सिर्फ शोर समझा जाता है। ड्रोन जब मॉस्को के हवाई क्षेत्र में पहुंचते हैं तो भावनाएं बदल जाती हैं, क्योंकि मॉस्को को सुरक्षित माना जाता था। इस महीने यूक्रेन के मॉस्को पर बड़े हमले से साफ है कि सुरक्षित ठिकाना अब सुरक्षित नहीं रहा, जिससे मॉस्को वासियों, दूसरे इलाकों में रहने वाले रूसियों और नेतृत्व के लिए सब कुछ बदल गया है। अगर आपको पक्का सबूत चाहिए कि यूक्रेन के मॉस्को पर हमलों ने रूस में हालात को बुनियादी तौर पर बदल दिया है, तो इस हफ्ते रूसी इंटर रीजनल पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पायलट्स एंड एयरक्राफ्ट ओनर्स, जिसे संक्षेप में AOPA कहा जाता है, की घोषणा को देख लीजिए। इस घोषणा के मुताबिक जून की शुरुआत में कुछ ही दिनों के लिए मॉस्को एयर जोन यानी FIR में 16,732 फीट से ऊंचाई ऊंचाई पर सभी नागरिक विमानों की उड़ानें पूरी तरह प्रतिबंधित होंगी। नो फ्लाई जोन बेलारूस की राज्य सीमा तक भी फैला हुआ है। पश्चिम व उत्तर में सेंट पीटर्सबर्ग FIR, उत्तर पूर्व में येकातेरिनबर्ग FIR, पूर्व व दक्षिण पूर्व में समारा FIR और रूसी संघ के दक्षिण में स्थापित अस्थायी शासन के लिए। ऐसा नतीजा है जिसकी कल्पना 1 साल पहले कम रूसी लोगों ने की थी। मॉस्को और रूस के दिल के ऊपर का हवाई क्षेत्र निचली उड़ानों के लिए अनिश्चित काल तक बंद है। अब टेक ऑफ और लैंडिंग के समय को छोड़कर जो ऊंचाई निर्धारित की गई है, उसका मतलब है कि यात्री विमान अभी भी नो फ्लाई जोन के आसमान को सुरक्षित रूप से पार कर सकते हैं। नागरिक विमान आमतौर पर 30,000 से 42,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं, क्योंकि इससे ईंधन बचता है, खराब मौसम से बचाव और सुरक्षा मिलती है। लेकिन नो फ्लाई जोन इन विमानों को रोकने के लिए नहीं है। नो फ्लाई नियम उन नियमित और चार्टर यात्री उड़ानों पर लागू नहीं होता जो हवाई अड्डों से आ जा रही हैं। ये पाबंदियां मेडिकल इवैक्यूएशन, सैनिटरी एविएशन, केमिकल वर्क्स, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग और सरकारी अनुबंध उड़ानों पर लागू नहीं होंगी। तो ये कदम साफ तौर पर आसमान को खाली करने के लिए उठाए गए हैं।
ताकि रूसी वायु रक्षा प्रणाली यूक्रेनी ड्रोन को बेहतर तरीके से गिरा सके। यूक्रेनी ड्रोन आमतौर पर 16,700 फीट से नीचे उड़ते हैं। ज्यादातर यूक्रेनी लंबी दूरी के स्ट्राइक ड्रोन जैसे फायरपॉइंट FP, एक RS-1 बार्स और मॉडिफाइड यूजे 22 एयरबॉर्न 1600 से 9800 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेट करते हैं, जो कट ऑफ ऊंचाई से काफी कम है। नीची ऊंचाइयों पर उड़ने से ड्रोन, रडार और S-400, S-300 जैसे ऊंची ऊंचाई पर काम करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम से बच सकते हैं। इससे रूस को पैंटसिर, टोर जैसे शॉर्ट रेंज सिस्टम्स और विजुअल डिटेक्शन पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है, जो ड्रोन स्वॉर्म्स के खिलाफ कम प्रभावी है। ये रूस के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उसकी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी है और जितनी बार यूक्रेन हमला करता है, ये सिस्टम उतनी ही ज़्यादा कमज़ोर होती जाती है। कमज़ोर एयर डिफेंस की समस्या सिर्फ रूस तक सीमित नहीं। यूक्रेन युद्ध से पता चला कि पैट्रियट, IRIS-T, S-300 और S-400 जैसे पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम एंटी ड्रोन सिस्टम के रूप में व्यवहारिक नहीं हैं। ये महंगे सिस्टम हैं, जिनकी मिसाइलें बनाना लाखों डॉलर खर्च करता है। इन मिसाइलों के निर्माण में भी समय लगता है। इतनी बड़ी रकम खर्च करना और अपने शस्त्रागार को खत्म करना व्यवहारिक नहीं है, जब आपको ऐसे ड्रोन गिराने हैं जिनकी लागत दसियों हजार डॉलर है और जिन्हें हर महीने सैकड़ों की संख्या में बनाया जा सकता है। अमेरिका इजराइल बनाम ईरान का युद्ध इस उलझन को और स्पष्ट करता है। पैट्रियट सिस्टम रूसी मिसाइल हमलों के खिलाफ प्रभावी साबित हुआ है। वास्तव में यह सिस्टम यूक्रेन की एंटी एयर मिसाइल रक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से पहले ही यूक्रेन अपने पैट्रियट सिस्टम के लिए जरूरी पैक 2 और पैक 3 मिसाइलें जुटाने के लिए जूझ रहा था। आज यूक्रेन जो भी थोड़ा बहुत मिल सकता है, उसके लिए जद्दोजहद कर रहा है। मई की शुरुआत में यूक्रेन वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इग्नाट ने कहा था कि कई यूनिट्स और बैटरियों के लॉन्चर आधे खाली हैं, और ये मैं हल्के शब्दों में कह रहा हूँ। सप्लाई की कुछ समस्याओं के कारण हम मिसाइलों की कमी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को NASAMS और IRIS-T सिस्टम के लिए सहयोगियों से एक बार में केवल 5 से 10 मिसाइलें मांगनी पड़ी हैं। रूस ने 2025 में यूक्रेन पर 700 से ज़्यादा मिसाइलें दागी, जिससे समस्याएं काफ़ी गंभीर हो गई है। रूसियों को भी यही समस्या है, लेकिन यह अभी इतनी गंभीर नहीं है, क्योंकि रूस को यूक्रेन की तुलना में कम लंबी दूरी की मिसाइलों का सामना करना पड़ा है। यूक्रेन नेपच्यून, फ्लेमिंगो और अन्य मिसाइलों का उत्पादन बढ़ा रहा है, इसलिए यह जरूर बदलेगा। लेकिन इस मामले में रूस की स्थिति अपेक्षाकृत आसान रही है, और वह अगर चाहे तो यूक्रेनी ड्रोन पर S-300 और S-400 मिसाइलें दाग सकता है। मिसाइल की कीमत 3 से 40 लाख डॉलर तक होने पर सस्ते ड्रोन पर इन्हें दागना यूक्रेन, अमेरिका या किसी के लिए भी दीर्घकाल में अस्थिर है। यूक्रेन ने इस समस्या के समाधान के लिए घरेलू स्तर पर कई तरह की एंटी ड्रोन प्रणालियां विकसित की है, और अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और स्वीडन जैसे साझेदार देशों में विकसित हो रही अनेक प्रणालियों के लिए एक इंक्यूबेटर के रूप में कार्य किया है। हर हफ्ते कोई न कोई नई मोबाइल फायर सिस्टम, ड्रोन इंटरसेप्ट प्रणाली, निर्देशित ऊर्जा सिस्टम या अन्य नवाचार पेश होता है। रूस वैकल्पिक प्रणालियों में शुरुआत में धीमा रहा, अब यूक्रेन के बढ़ते हमलों से उसे भारी नुकसान हो रहा है। उसकी वायु रक्षा प्रणाली अब भी यूक्रेन के अधिकतर ड्रोन गिरा रही है, पर ड्रोन की बढ़ती संख्या से उसकी रक्षा प्रणाली कमजोर हो रही है और कई ड्रोन अहम बुनियादी ढांचे को नष्ट कर रहे हैं। क्या आप यूक्रेन से जुड़ी खबरों की गहराई से पड़ताल पसंद करते हैं? मिलिट्री शो में हम रोज अहम सैन्य और भू राजनीतिक खबरों का विश्लेषण करते हैं। अगर आप सिर्फ ये नहीं जानना चाहते कि क्या हुआ, बल्कि ये भी जानना चाहते हैं कि वो क्यों मायने रखता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यूक्रेनी विश्लेषकों ओबोस और इंफॉर्मेशन रेजिस्टेंस ने रूस की वायु रक्षा प्रणाली का विश्लेषण कर 4 कारण बताए कि यूक्रेन अब मॉस्को की वायु रक्षा को सफलतापूर्वक भेद पा रहा है। पहला कारण, वे इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि वहां पर्याप्त वायु रक्षा प्रणाली मौजूद ही नहीं है, और यह तब है जब रूस के पास दुनिया की सबसे व्यापक वायु रक्षा प्रणालियों में से एक है। वसंत 2026 तक मॉस्को 2 मजबूत वायु रक्षा छल्लों, शहर के अंदर कई स्थानों और व्यापक क्षेत्र में
एंगेजमेंट जोन सहित कुल 4 स्तर की वायु रक्षा से सुरक्षित है। ओसिंत विश्लेषकों के मुताबिक राजधानी व आसपास करीब 130 वायु रक्षा ठिकाने तैनात हैं। आंतरिक रिंग की रीढ़ लगभग 165 एस एक वायु रक्षा प्रणालियों और कुछ तोर प्रणालियों से बनी है, जो यूक्रेनी ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए तैनात है। इन्हें लगभग 25 S-400 बैटरियों से मजबूत किया गया है, जो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें रोकती है। यूक्रेन की तरह रूस भी अपने वायुसेना का उपयोग ड्रोन को मार गिराने के लिए करता है। यूक्रेन F-16 मिराज 2000 फाइटर जेट्स और Mi-8 17, 24, 35 हेलीकॉप्टरों के गन व मिसाइलों का उपयोग करता है। रूस भी अपने Su-35, Su-30 SM और MiG-31 फाइटर जेट्स और Ka-52 और Mi-28 हेलीकॉप्टरों के साथ यही करता है। इसने हाल ही में AI सक्षम योल्का हाथ से दागे जाने वाले इंटरसेप्टर ड्रोन और हाईटेक एंटी ड्रोन सिस्टम जैसे ZAC-30 सिटाडेल जुबा और टाइटन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया है। और फिर भी इन सब के बावजूद 16 से 17 मई को दागे गए लगभग 10% यूक्रेनी ड्रोन अब भी पार कर गए। यूक्रेनी समाचार आउटलेट ओबोस रिवर्टल के अनुसार मास्को के चारों ओर 4 स्तर की वायु रक्षा और रूस में सबसे अधिक काउंटर मेजर्स होने के बावजूद वे सभी लक्ष्यों को रोकने में नाकाम रहे। जैसा कि सामने आया, रक्षा में इतनी खामियां और कमजोरियां थी कि बनाए गए सुरक्षा घेरों को तोड़ा जा सका। संभावना है कि यूक्रेनी OSINT टीमों द्वारा पहचाने गए कारणों में गोला बारूद की कमी भी शामिल है। अप्रैल के अंत में यूक्रेनी सेना प्रमुख ओलेक्जांद्र सिर्स्की ने कहा कि रूसी उत्पादन सुविधाओं पर हमले दुश्मन की वायु रक्षा को और कमजोर कर रहे हैं, जो पहले ही यूक्रेनी मानव रहित प्रणालियों से निपटने के लिए मिसाइलों की कमी झेल रहे हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, रूस द्वारा शहर के भीतर रक्षा के लिए मुख्य रूप से पैंसिर सिस्टम का उपयोग किया जाता है, लेकिन फरवरी में यूक्रेन ने घोषणा की थी कि उसने रूस के प्रमुख पैंसिर सिस्टम का आधा हिस्सा नष्ट कर दिया है। रूसी सैन्य ब्लॉगर्स भी नुकसानों की पुष्टि करते हैं। अप्रैल की शुरुआत में रूस के प्रमुख सैन्य ब्लॉगर्स संगठन राइबर ने लिखा, हवा में हजारों पैंसिर मिसाइलें बनाना असंभव है, जो कमी दर्शाता है। चैनल ने कहा कि रूसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बलों पर दबाव है और वे तेजी से गोला बारूद खर्च कर रहे हैं। राइबर ने रूस को यूक्रेन जैसी काउंटर ड्रोन रणनीति अपनाने, मोबाइल फायर ग्रुप्स और ड्रोन इंटरसेप्ट करने वाले क्रू पर ध्यान देने की सलाह दी। योल्का और अन्य प्रणालियों की शुरुआत से पता चलता है कि रूसी सैन्य औद्योगिक परिसर के कुछ हिस्से भी ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन क्या यह बहुत कम और बहुत देर वाली स्थिति होने वाली है? तीसरा कारक, जिसे बोजरो वार्टेल तकनीकी पिछड़ापन कहते हैं, वह पहचाना गया है। वे कहते हैं कि कुछ रूसी वायु रक्षा प्रणालियों, खासकर पैंसिर में फायर कंट्रोल, गाइडेंस, रडार, ट्रैकिंग और लक्ष्यों के विनाश में समस्याएं हैं। वे लिखते हैं कि पैंसिर कार्यों को खराब तरीके से करता है क्योंकि इसमें कई तकनीकी समस्याएं हैं जिन्हें प्रतिबंधों के कारण हल नहीं किया जा सकता। वे इन समस्याओं को आंशिक रूप से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रोन से निपटने के लिए यह सामान्य साधन टावरों और इमारतों की छतों पर रखा जा रहा है, लेकिन इससे दक्षता में खास सुधार नहीं है। अब मिलिटार्नी नामक यूक्रेनी सैन्य साइट का विश्लेषण उस बयान के दूसरे हिस्से का आंशिक रूप से खंडन करता है। यूक्रेन के बड़े हमले के बाद मॉस्को की वायु रक्षा पर विश्लेषण में बताया गया कि पैंसिर 2 प्रमुख वायु रक्षा स्थितियों में तैनात है। मिट्टी के तटबंधों पर कंक्रीट के रास्ते और धातु टावर होते हैं जहां सिस्टम क्रेन से स्थापित होता है। उनका कहना है कि इन सिस्टम्स को जमीन से ऊपर उठाने से रडार की सीमा बढ़ जाती है और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले छोटे लक्ष्यों की पहचान और उन्हें निशाना बनाना बेहतर हो जाता है। क्या इससे वास्तव में उनकी प्रभावशीलता में सुधार हुआ है या नहीं, यह इस समय किसी भी निश्चितता के साथ पता लगाना मुश्किल है। रायबार मानते हैं कि पैंसिर प्रभावहीन नहीं है। जून पिछले साल उन्होंने लिखा, SMO यानी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन से पहले उनकी सभी ने आलोचना की थी। युद्ध अनुभव से सुधार के बाद यह सिस्टम बहुत प्रभावी और रूस की सबसे सफल वायु रक्षा प्रणाली बन गया है, जो हमलावर ड्रोन भी गिरा रहा है। वे पैंसिर के नए मिसाइल कॉन्फ़िगरेशन की ओर इशारा करते हैं, जिसमें 48 मिनी मिसाइलें ड्रोन झुंडों के खिलाफ
अभियानों के लिए है और इसे बेहतर दक्षता का सबूत मानते हैं, साथ ही पेंजर पिंडसिर SMDE वेरिएंट की शुरुआत को भी। यह सिस्टम का मिनी वर्जन है जो स्थिर वस्तुओं की सुरक्षा के लिए छोटी मिसाइलें उपयोग करता है। हालांकि ये विकास तकनीकी पिछड़ापन नहीं लगते, लेकिन ये नए और अभी भी दुर्लभ सिस्टम असलियत में कैसे प्रदर्शन करते हैं, ये अब भी एक खुला सवाल है। एक बात तो तय है, यूक्रेन निश्चित रूप से रूस के पास उपलब्ध एयर डिफेंस सिस्टम्स की संख्या को व्यवस्थित रूप से कम कर रहा है, जिसे अबोजरा अबोस्रोवेटल द्वारा बताए गए चौथे कारण के रूप में बताया गया है। रूसी कब्जा बल हर महीने कई एयर डिफेंस यूनिट्स खो रहे हैं, जबकि वे कुछ ही यूनिट्स बना पा रहे हैं। रायबार के अनुसार नुकसान की भरपाई पिछड़ रही है और रूस की एयर डिफेंस संपत्तियां हर महीने घट रही है। यूक्रेनी सेना के आंकड़े उनकी बात साबित करते हैं। OSINT विश्लेषक काइल ग्लेन द्वारा आधिकारिक यूक्रेनी आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार जनवरी से मार्च के अंत तक यूक्रेन ने 85 एयर डिफेंस उपकरणों को निशाना बनाया, जिसमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियां और रडार प्रणालियां शामिल हैं। ये 2025 की शरण दर से 3 गुना ज्यादा है। ग्लेन बताते हैं कि यह वृद्धि पिछले 3 महीनों से लगभग 240% अधिक है। उनके अनुसार ये 2026 में यूक्रेनी लंबी दूरी के हमलों की बढ़ती प्रभावशीलता को समझाता है। कील संस्थान ने अनुमान लगाया कि 2025 की शुरुआत तक रूस हर महीने 4 मीडियम लॉन्ग रेंज और 14 शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा था। रूस ने उस साल S-400 के पुर्जों का उत्पादन बढ़ाया, लेकिन यह स्पष्ट है कि रूस की उच्च स्तरीय वायु रक्षा प्रणालियां जिस दर से नष्ट हो रही है, उससे अधिक तेजी से उनका उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इन सब बातों को एक साथ जोड़े तो आप साफ देख सकते हैं कि व्यवहारिक रूप से क्यों रूसियों ने 1000 यूक्रेनी ड्रोन के रोजाना मॉस्को में आतंक मचाने की संभावना को लेकर घबराना शुरू कर दिया है। इसमें एक मनोवैज्ञानिक पहलू है जो लंबे समय में और भी विनाशकारी हो सकता है। बाघी का कहना है कि मॉस्को पर हमलों ने पुतिन की उन्हें सुरक्षित रखने की क्षमता पर रूसियों का भरोसा तोड़ दिया है। वो समझाती है कि मॉस्को ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो युद्ध को बढ़ावा देते हैं। हो सकता है कि वे युद्ध का विरोध न करें, लेकिन वे घबरा सकते हैं और स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। वे पूछ सकते हैं कि वायु रक्षा विफल क्यों हुई, हवाई अड्डे बाधित क्यों हुए, सरकार ने पहले से चेताया क्यों नहीं, और जब सबने वीडियो देखे थे तब भी अधिकारियों ने सब कुछ नियंत्रण में क्यों बताया। एक सत्तावादी व्यवस्था के लिए यह बात दूर दराज के आम लोगों के दुख से कहीं ज्यादा मायने रखती है। बाघी लिखते हैं कि क्रेमलिन अपने ही तंत्र के आसपास की बेचैनी नजरअंदाज नहीं कर सकता। बाघी कहते हैं कि इन हमलों से रूसी प्रचार की यह भ्रांति टूटी है कि रूस जीत रहा है। जब तक युद्ध दूर था यह चलता रहे, वह लिखती है, लेकिन मॉस्को पर ड्रोन हमले विरोधाभास लाते हैं। अगर रूस जीत रहा है तो मॉस्को पर हमले क्यों हो रहे हैं? अगर यूक्रेन असफल राज्य है तो वह एक परमाणु शक्ति के राजधानी क्षेत्र तक कैसे पहुंचा? अगर सेना रोज आगे बढ़ रही है तो रूस में तेल संयंत्र, हवाई ठिकाने, फैक्ट्री और एयरपोर्ट क्यों निशाना बन रहे हैं? उनका कहना है कि यूक्रेनी ड्रोन का मॉस्को पर हमला केवल सैन्य शर्मिंदगी नहीं है, ये उस मिथक पर सीधा हमला करता है। ये आम रूसियों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि उन्हें क्या बताया जा रहा है, अधिकारियों पर सवाल उठाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, पुतिन की पहले अजेय मानी जाने वाली स्थिति और छवि पर भी सवाल उठाता है। अब जैसा कि बाघी ने बताया, लंबी अवधि में मॉस्को पर ऐसे हमले जो सुरक्षा का भ्रम तोड़ते हैं, अंततः पुतिन की सत्ता को गिरा सकते हैं, जिससे रूस को और भी घातक कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। मनोविज्ञान के अनुसार डरने वाले लोग अधिक सुरक्षा चाहते हैं और जैसे जैसे उनका डर बढ़ता है, वे जिसे सुरक्षा समझते हैं वो अक्सर तर्कहीन होती जाती है। फिलहाल जैसा कि बाघी ने बताया, रूस में यूक्रेन के बढ़ते हमलों का देश के दिल पर पड़ने वाला असर युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत की मांग की ओर नहीं ले जा रहा है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। मॉस्को में और वास्तव में पूरे देश में माहौल काफी सख्त हो गया है, चाहे आम जनता हो या उच्च वर्ग, और खतरा बढ़ रहा है कि यह सब परमाणु टकराव में बदल सकता है। प्रभावशाली अंदरूनी प्रोफेसर सर्गेई करागानोव जैसे कठोर विचारधारा वाले लोग रूस से यूक्रेन पर सामरिक परमाणु हथियार गिराने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं, ताकि उसकी रोकथाम क्षमता बहाल हो सके। क्या इससे नाटो के साथ पूरी तरह से परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा या वास्तव में किसी तरह की रोकथाम बहाल होगी? ये बहस का विषय है।
बहस यह नहीं है कि वह हाल ही में यूक्रेन के लिए ड्रोन बनाने वाले यूरोपीय देशों पर हमले की मांग कर रहे हैं। पहले वे पारंपरिक हथियारों से हमला करने की बात करते हैं, समझ न आए तो परमाणु हमला करने को कहते हैं। करगानोव कोई आम विद्वान नहीं है। 1980 के दशक से वह सोवियत और रूसी राष्ट्रपतियों के सलाहकार और पुतिन के आंतरिक घेरे के बाहर सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक हैं। वह पुतिन के घेरे से इसलिए बाहर हुए क्योंकि उनका रुख पुतिन से ज्यादा सख्त था। 2 साल पहले ज्यादातर रूसी अभिजात वर्ग पुतिन के अधिक धीरे धीरे वाले दृष्टिकोण का समर्थन करते थे। अब उनका दावा है कि उनके विचारों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है। रूसी मीडिया और सोशल मीडिया देखकर जैसे बागी ने कहा था, जनता का मूड वैसा ही है। मांग है कि उन्हें और कड़ी चोट दी जाए, सबक सिखाया जाए, आत्मसमर्पण न किया जाए, और पुतिन ने भी वैसी ही प्रतिक्रिया दी है। पिछले हफ्ते यूक्रेनी हमले में रूसियों के अनुसार लुहांस्क ओब्लास्ट के स्टारोबेल्स्क के एक कॉलेज हॉस्टल पर हमला हुआ, जिसमें 21 छात्रों की मौत और कई घायल हुए। रूस ने युद्ध शुरू होने के बाद कीव और अन्य क्षेत्रों पर सबसे बड़ा हमला किया, जिससे शहर के लगभग सभी इलाके निशाने पर आए। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि स्टारोबेल्स्क हमले से रूस का सब्र खत्म हो गया है और कीव पर ज्यादा बड़े हमले सिर्फ शुरुआत है। उसने दूतावास कर्मचारियों को शहर छोड़ने और लोगों को प्रशासनिक व सैन्य ठिकानों से दूर रहने की सलाह दी है। जवाब में ज़ेलेंस्की अडिग है और भी लंबे प्रतिबंधों का वादा कर रहे हैं। देखना होगा कि क्या रूस सिर्फ झांसा दे रहा है, क्या उसके पास यूक्रेन को गंभीर रूप से कमजोर करने की पारंपरिक सैन्य शक्ति है, या पुतिन, या अगर उसे हटा दिया जाए तो उसके बाद आने वाला कोई भी व्यक्ति परमाणु बटन दबाने को तैयार है। जैसे ही क्रेमलिन यूक्रेन के पतन को अनिवार्य बताने वाली कहानी को आगे बढ़ाता है, जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। रूस यूक्रेन में धावा नहीं बोल रहा है। रूस को जितनी भी जमीन मिल रही है, उसके हर इंच के लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। रूस को डोनेट्स्क कब्जा करने में 15 लाख सैनिकों की बलि देनी होगी और पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने में 183 साल लगेंगे। जीतने की बात छोड़ दो पुतिन। लगता है अब तुम्हें एक क्रायोजेनिक चैम्बर पर काम शुरू कर देना चाहिए ताकि तुम उस दिन तक जिंदा रह सको जब रूस की वह जीत होगी जिसे तुम अनिवार्य मानते हो। पहले हम डोनेट्स्क जाएंगे। पुतिन द्वारा लंबे समय से चाहा गया डोनेट्स्क तब से लड़ाई का केंद्र बना हुआ है, जब से रूस के नेता ने यूक्रेन पर अपना आक्रमण शुरू किया था। अब पुतिन मान रहे हैं कि 2026 में डोनेट्स्क गिरेगा। उनका वसंत हमला रूस के डोनेट्स्क ओब्लास्ट पर कब्जा करने के रास्ते में किलेबंद शहरों पर केंद्रित है। रूस अपनी जीत को लेकर इतना आश्वस्त है कि उसने यूक्रेन को आदेश दिया कि वह मई के अंत तक डोनबास, जिसमें डोनेट्स्क शामिल है, से अपनी सेनाएं हटा ले। अगर आप केवल रूस की कोशिशों पर ध्यान दें तो पुतिन की डोनेट्स्क गिरने वाली कहानी पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन इस दिखावे के पीछे एक काला सच छुपा है। डोनेट्स्क के गिरने की संभावना इतनी दूर है कि केवल इस क्षेत्र को कब्जाने के लिए रूस को अपनी पूरी सेना या शायद कई सेनाएं गंवानी पड़ेंगी। 20 अप्रैल को सुरक्षा परिषद की बैठक में यूक्रेन के स्थायी प्रतिनिधि आंद्री मेल्निक ने वह सच्चाई उजागर की जिसे पुतिन डोनेट्स्क में छुपाना चाहते हैं। जैसे ही पुतिन यूक्रेन से पीछे हटने और क्षेत्र छोड़ने की मांग कर रहे हैं, वह अपने सैनिकों को चौंका देने वाली रफ्तार से खो रहे हैं और डोनेट्स्क को जबरदस्ती कब्जाने से पहले उन्हें और भी कई सैनिक गंवाने पड़ेंगे। युद्ध की इस क्रूर तर्क के अनुसार डोनेट्स्क क्षेत्र के पूरे इलाके को सैन्य बल से कब्जाने के लिए श्री पुतिन को कम से कम और 1.5 मिलियन सैनिकों को मौत के मुंह में भेजना पड़ेगा, मेल्निक ने परिषद को बताया। उन्होंने कहा कि रूस का यह दावा हास्यास्पद है कि यूक्रेन को डोनेट्स्क से हटना चाहिए, क्योंकि वहां अभी भी करीब 6000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र यूक्रेन के पास है। वह 6000 किलोमीटर क्षेत्र लाखों यूक्रेनी नागरिकों का घर है और यूक्रेन से पीछे हटने की मांग इन मासूम लोगों को रूसी शासन के हवाले करने जैसी होगी, जो यूक्रेन की हर प्रिय चीज को नष्ट करना चाहता है। संख्या चौंकाने वाली है, लेकिन क्या गणना सही है? मेल्निक के मुताबिक हाँ। रूस के लिए बुरा यह है कि 15 लाख शायद कम आंकी गई है। हम अभी आपको बताएंगे कि कैसे। पहले चलिए मेल्निक के आंकड़ों का इस्तेमाल करते हैं।
यूक्रेन के यूएन प्रतिनिधि ने साधारण समीकरण से 15 लाख का आंकड़ा बताया। डोनेट्स्क के करीब 6000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र रूस के कब्जे में आना अभी बाकी है। इस समय मिल्निक कहते हैं, रूस हर एक वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करने के लिए औसतन 254 सैनिक खो रहा है। 6000 को 254 से गुणा करें तो आपको 15,24,000 हताहत मिलते हैं। मिल्निक ने रूस के डोनेट्स्क में नुकसान को कम बताया है। अतिरिक्त 24,000 हताहत कोई छोटी बात नहीं है। भले ही रूस वर्षों से यूक्रेन में हर महीने इससे भी ज्यादा रूसी जानें खुशी खुशी कुर्बान करता आ रहा है, लेकिन पुतिन के लिए हालात और बिगड़ते हैं। हर वर्ग किलोमीटर पर 254 हताहत सुनाई देते हैं। असल में डोनेट्स्क में यह संख्या और ज्यादा हो सकती है। ये 15 अप्रैल की आरबीसी यूक्रेन रिपोर्ट है, जिसमें रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव का हवाला है। फेडोरोव ने कहा, हम यूक्रेनी जमीन का हर मीटर दुश्मन के लिए महंगा बना रहे हैं। रूस अब हर वर्ग किलोमीटर पर 254 सैनिक खो रहा है। डोनेट्स्क क्षेत्र में दुश्मन हर वर्ग 100 किलोमीटर पर औसतन 428 सैनिक खो रहा है। क्या आपने उस कथन में कुछ खास देखा? यूक्रेन में औसतन हर वर्ग किलोमीटर पर 254 सैनिक मारे जा रहे हैं। डोनेट्स्क में ये संख्या बहुत अधिक है, 428। हर वर्ग किलोमीटर में इतने सैनिक मारे जा रहे हैं, जिससे मिल्निक के संयुक्त राष्ट्र को दिए आंकड़ों पर असर पड़ता है। अगर यूक्रेन इतने लंबे समय तक इसी दर से सैनिकों की क्षति झेलता रहा जितना समय पुतिन को डोनेट्स्क पर कब्जा करने में लगेगा, तो ओब्लास्ट पर कब्जा करने के लिए रूसी हताहतों की संख्या 1.5 मिलियन नहीं बल्कि 2.568 मिलियन होगी। 1 और मिलियन या उससे ज्यादा लाशें इस सूची में जुड़ जाएंगी, जो सब पुतिन की डोनेट्स्क में संकीर्ण सोच की वेदी पर बलि चढ़ा दी गई है। किसी तरह डोनेट्स्क में रूस के लिए जो तबाही दिख रही है, वो असल में और भी बुरी हो सकती है। क्षेत्रीय औसत ने पुतिन के यूक्रेन से डोनेट्स्क छोड़ने के दावे को काफी प्रभावित किया है। अगर आपको इस सब के लिए थोड़ा और संदर्भ चाहिए, तो यहाँ तक कि सबसे अच्छे हालात में भी इसका मतलब है कि रूस अब तक यूक्रेन युद्ध में अपने हताहतों की दर को दोगुना से भी ज्यादा कर लेता है। पुतिन के पूर्ण आक्रमण की शुरुआत से 22 अप्रैल तक यूक्रेन के अनुसार रूस ने 13,20,000 से ज्यादा सैनिक गंवाए हैं। अगर फ्योडोरोव के आंकड़े सही है, तो डोनेट्स्क गिरने तक रूस की हताहत दर लगभग 3 गुना होगी। आइए एक पल के लिए रूस की हताहतों की संख्या के लगभग 2 गुना होने पर ही टिके रहते हैं। क्या इसका मतलब है कि डोनेट्स्क पर कब्जा करने के लिए रूस को इन सभी मौतों के अलावा और 4 साल की जरूरत होगी? जरूरी नहीं है। अगर हम सिर्फ रूस की हताहतों की संख्या के 2 गुना होने को देखें, तो हम इस बात का हिसाब नहीं लगा रहे हैं कि पिछले 4 सालों में यूक्रेन में रूस की प्रगति बिल्कुल रेंगने जैसी धीमी हो गई है। यूक्रेन अब रूस को पहले से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे समस्या और बढ़ गई है। इसे दिखाने के लिए हम देख सकते हैं रूस ने 2025 में क्या किया। बीबीसी के अनुसार रूस ने 2025 में यूक्रेन के 4,700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिरस्की ने कहा कि रूस ने ये उपलब्धियां पाने के लिए करीब 4,20,000 सैनिक गंवाए। तो साधारण गणना से पता चलता है कि यह प्रति वर्ग किलोमीटर 89.3 हताहतों की दर बनती है। डोनेट्स्क में ये दर उससे 3 गुना से लेकर 5 गुना तक ज्यादा है। इससे पता चलता है कि मुद्दा यह नहीं है कि डोनेट्स्क में रूस की रफ्तार इतनी धीमी हो गई है कि इस क्षेत्र पर कब्जा करने में उसे अभी 4 साल और लगेंगे। यहां धीमापन है जो अब पुतिन के लिए डोनेट्स्क की बड़ी समस्या बन गया है। लेकिन असल में यहां हो क्या रहा है? रूस इस युद्ध में अब तक के किसी भी समय की तुलना में प्रति वर्ग किलोमीटर ज्यादा सैनिक खो रहा है। अगर रूस डोनेट्स्क में आगे बढ़ता है और इस बात के कोई संकेत नहीं है कि पुतिन रुकेंगे, अगर उन्हें मनचाहा कूटनीतिक समाधान नहीं मिलता, तो ISW के अनुसार रूस को पुतिन के सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल करने में 2027 के अंत या 2028 तक लग सकता है। तो पूरे 4 साल नहीं, लगभग 2 साल और कम से कम 15 लाख हताहत सिर्फ यूक्रेन का वो हिस्सा लेने के लिए जो 2025 में रूस द्वारा लिए हिस्से से केवल 1,300 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। पुतिन के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा गणित नहीं है। इन सभी आंकड़ों से पता चलता है कि पुतिन के सामने डोनेट्स्क को लेकर एक बड़ी उलझन है और वो इसे हल करने के लिए बेताब हो रहे हैं, ताकि उन्हें डोनेट्स्क को बलपूर्वक लेने की अपनी धमकियों को सच करने के लिए मजबूर न होना पड़े। इन सभी आंकड़ों का पुतिन की बाकी यूक्रेन पर कब्जा करने की महत्वाकांक्षा पर भी क्या असर पड़ता है,
यह भी सोचने वाली बात है। लेकिन इन सब पर और गहराई से चर्चा करने से पहले आप देख रहे हैं मिलिट्री शो। ऐसी और भी बहुत सी चीज़ें हैं, इसलिए अगर आपको इस चैनल से कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो डोनेट्स्क, ये पुतिन के लिए समस्या है। रूस के नेता के लिए हताशा बढ़ती जा रही है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि यूक्रेन से डोनेट्स्क और डोनबास क्षेत्र छोड़ने की मांगें तेज हो रही है। ये मांगें कोई नई नहीं है। जब से बातचीत शुरू हुई है, ये पुतिन की अधिकतम मांगों का हिस्सा रही है और यही मुख्य अड़चन भी रही है जिसने शांति समझौते के लिए बातचीत को आगे बढ़ने से रोका है। लेकिन अब पुतिन की यूक्रेन से डोनेट्स्क से पीछे हटने की मांगों में जल्दबाजी दिख रही है। मेल्निक ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अपने भाषण में इसका कारण बताया। उन्होंने कहा, इस समय रूस डोनेट्स्क क्षेत्र के 20% से अधिक हिस्से पर नियंत्रण नहीं रखता। वही इलाका जिसे श्री पुतिन अल्टीमेटम के रूप में मांग रहे हैं कि यूक्रेन बिना लड़े समर्पण कर दे, यह पूरी तरह से ब्लैकमेल है। यूक्रेन के संयुक्त राष्ट्र राजदूत ने यह भी एक दिलचस्प बात कही कि रूस की मौजूदा हताहत दर का असली मतलब क्या है। उन्होंने 1939 और 40 के बीच सोवियत संघ और फिनलैंड के बीच छिड़े शीतकालीन युद्ध का उदाहरण दिया। उस युद्ध में सोवियत संघ को प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के हिसाब से 100 गुना कम हताहत हुए। फिर भी यह लड़ाई असफल रही क्योंकि वो सिर्फ एक संधि के जरिए फिनलैंड का लगभग 9% हिस्सा ही ले सका। अब रूस फिनलैंड में जितने सैनिक उसने खोए थे उससे कहीं ज्यादा सैनिक खोने के बावजूद उससे भी ज्यादा प्रतिशत क्षेत्र की मांग कर रहा है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पुतिन कोशिश कर रहे हैं कि डोनेट्स्क में रूस जो दबाव बना रहा है वह किसी कूटनीतिक समझौते में बदल जाए, जिससे पुतिन को अपनी रणनीतिक अक्षमता के मुकाबले कहीं ज्यादा हासिल हो जाए जितना उन्होंने इस क्षेत्र की लड़ाई में कमाया है। और इसके पीछे एक बड़ा कारण है। पुतिन जानते हैं कि अगर यूक्रेन डोनेट्स्क और डोनबास शांति समझौते से नहीं छोड़ता तो रूस को इनके लिए लड़ना होगा। पुतिन की धमकियों और समय सीमाओं के बावजूद रूस डोनेट्स्क के लिए लड़ना बिल्कुल नहीं चाहता। डोनेट्स्क में फोर्ट्रेस बेल्ट रूसी सैनिकों को इतनी तेजी से तबाह कर रही है जैसा इस युद्ध में पहले नहीं देखा गया था। यूक्रेन का सबसे खतरनाक इलाका पुतिन और डोनेट्स्क के कब्जे के बीच है और यही बेल्ट अब यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर भारी हताहत दर के लिए जिम्मेदार है। ISW ने उस चुनौती के विशाल पैमाने को बताया है जिसका सामना रूस को फोर्ट्रेस बेल्ट पर कब्जा करने की कोशिश में करना पड़ रहा है। करीब 50 किलोमीटर लंबी यह रक्षा पंक्ति HH-20 कॉन्स्टेंटिन्यूका स्लोवियांस्क हाईवे के साथ उत्तर से दक्षिण तक फोर्ट्रेस बेल्ट कई शहरों से मिलकर बनी है, जिनकी युद्ध पूर्व कुल आबादी 3,80,000 थी। यह इन शहरों के आकार का संदर्भ देता है। एक दशक से भी अधिक समय से यूक्रेन ने इन शहरों में रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है और जब उसने डोनेट्स्क के अन्य क्षेत्रों में रूस को रोके रखा तो इस प्रक्रिया को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। अब यह किलेबंदी बेल्ट एक ऐसी बाधा है जो किसी भी सेना के लिए जो इसे जमीन से लेने की कोशिश करती है भारी नुकसान और संघर्ष का कारण बनती है। इतने छोटे क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व ही शहरी विकास का स्तर दिखाता है, जिसका सामना रूसी सैनिकों ने अब तक नहीं किया। इसका मतलब है कि यूक्रेन के रक्षकों के पास रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारी इमारतें होंगी। इसका मतलब है कि डोनेट्स्क पर कब्जे के लिए रूसी सैनिकों को कई इमारतों पर कब्जा करना होगा। शहरी युद्ध हमेशा ही धीमा और खतरनाक होता है और जब आक्रमणकारी सेना को कई शहरों पर कब्जा करना पड़ता है, वो भी एक दूसरे के बहुत करीब, तो यह और भी घातक हो जाता है। यूक्रेन की किलेबंदी और फोर्ट्रेस बेल्ट का ऊंचे इलाके पर होना भी शामिल करें। रूस के लिए डोनेट्स्क पर बलपूर्वक कब्जा करना वाकई चुनौतीपूर्ण है। ध्यान दें, फोर्ट्रेस बेल्ट उस जगह से काफी दूर है जहां यूक्रेन अंतिम लड़ाई करेगा। यह शब्द डोनेट्स्क में लागू हो सकता है, लेकिन जैसे ही रूस किले की बेल्ट पर तोपों का चारा फेंकता है, यूक्रेन की रक्षा को गिराने में लगने वाला हर समय यूक्रेन के पास पश्चिम में किलेबंदी को और मजबूत करने के लिए होता है। यहाँ तक कि अगर फोर्ट्रेस बेल्ट अंततः गिर भी जाती है तो भी पुतिन की वह कोई भी महत्वाकांक्षा कि इस जीत को बाकी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए एक आधार के रूप में इस्तेमाल करे तब ढह जाएगी जब उनके सैनिक डोनेट्स्क से आगे देखेंगे और पाएंगे कि यूक्रेन के अंदर और भी वैसी ही चुनौतियां उनका इंतजार कर रही हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, फोर्ट्रेस बेल्ट रूसी सैनिकों को चीर रही है और उन सैनिकों ने मुश्किल से कोई असर डाला है। हालांकि अगर आप रूस की सुने तो आपको ये पता नहीं चलेगा। रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वैलेरी गेरासिमोव ने अप्रैल मध्य में दिलचस्प दावे किए।
उनका कहना है कि रूसी सैनिकों ने 2026 में यूक्रेन के 1700 वर्ग किमी से अधिक और 80 बस्तियों पर कब्जा किया है। मार्च अप्रैल में रूस ने वसंत आक्रमण के दौरान डोनेत्स्क केंद्रित 700 वर्ग किमी और 34 बस्तियों पर कब्जा किया। ये आंकड़े इस तरह से बनाए गए हैं कि वे बस इतने विश्वसनीय लगे कि रूस डोनेत्स्क और यूक्रेन के अन्य हिस्सों में कुछ आगे बढ़ रहा है, ऐसी एक झूठी छवि बनाई जा सके। ये आंकड़े इतने बड़े नहीं कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की रफ्तार के हिसाब से तुरंत खारिज किए जाएं। ध्यान दें, हमने कहा डिजाइन। ISW के अनुसार 2026 में यूक्रेन के 1700 वर्ग किमी से अधिक क्षेत्र पर कब्जा करना बहुत बड़ी अतिशयोक्ति है। कम उदार लोग कहेंगे कि ये पूरी तरह से मनगढ़ंत है। ISW के विश्लेषण के अनुसार रूस इस साल की शुरुआत से अब तक सिर्फ 715 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर सका है। संभावना है कि यह संख्या वास्तव में इससे भी काफी कम है। ISW की अपनी गिनती, जो ओपन सोर्स डेटा का उपयोग करके तैयार की गई है, ये बताती है कि रूस अब तक 2026 में केवल 381.5 वर्ग किलोमीटर यूक्रेन का क्षेत्र और 13 बस्तियों पर ही कब्जा कर पाया है। इसके अलावा नुकसान भी हुए हैं। सिर्फ मार्च में ही लगभग 60 वर्ग किलोमीटर का नुकसान हुआ है, जो हमें दिखाता है कि रूस की पहले से ही बहुत धीमी प्रगति की रफ्तार को यूक्रेनी जवाबी हमलों ने और भी खराब कर दिया है। हमें नहीं पता पुतिन ये आंकड़े देख रहे हैं या नहीं, लेकिन गेरासिमोव जैसे लोग जो उन्हें हेरफेर किए गए आंकड़े देते हैं, वे भी क्रेमलिन में हताशा लाने के लिए काफी हैं। इससे पता चलता है कि रूस यूक्रेन से डोनेट्स्क सौंपने पर इतना जोर क्यों दे रहा है। ये रूस की ताकत से मांग करने की बात नहीं है। पुतिन और उनके साथी प्रगति की धीमी रफ्तार और भारी नुकसान देखकर डोनेट्स्क को बलपूर्वक लेने से बचने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, भले ही वे इसकी धमकी दे रहे हों। ये मूल रूप से पुतिन द्वारा यूक्रेन से यह कहना है कि वो उस लड़ाई को छोड़ दे जिससे यूक्रेन जीत रहा है। रूस के नेता की बौखलाहट अब साफ दिखने लगी है। यूक्रेन डोनेट्स्क सौंपने को तैयार नहीं है, इसलिए पुतिन रूस की लड़ाई जारी रखने के वादे कर रहे हैं और धन कुबेरों से पैसे मांग रहे हैं। यह जानकारी फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के अनुसार है, जिसने 1 अप्रैल को रिपोर्ट किया कि पुतिन ने मार्च में रूस के कुछ बड़े कारोबारियों के साथ बैठक का इस्तेमाल रूस के सबसे अमीर लोगों से मदद मांगने के लिए किया। पुतिन ने कथित तौर पर कहा कि उन व्यापार मालिकों को अपने मुनाफे को अपने कारोबार पर खर्च करने के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें युद्ध फंड के लिए राज्य बजट में दान देना चाहिए। हैरानी की बात है कि यह प्रस्ताव शायद सफल रहा। प्रमुख ओलिगार्क सुलेमान करीमोव ने कथित तौर पर 1.23 अरब डॉलर दिए। अन्य ओलिगार्क्स भी योगदान को राजी हुए, लेकिन इसे वही कहे जो यह है। पुतिन अपने हाथ में टोपी लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ उनकी जंग ने रूस को दिवालिया होने की कगार पर ला दिया है। डोनबास में एक नई डेडलाइन है। यूक्रेन के खुफिया उप प्रमुख वादिम स्किबिस्की ने कहा, रूस अब सितंबर तक इस क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है। हमारा मतलब है कि रूस जितना चाहे उतना दावा कर सकता है। इस वीडियो में हमने जो भी आंकड़े बताए हैं, उनका मतलब है कि हम इस नई डेडलाइन को शिष्टता से एक दिवा स्वप्न कह सकते हैं। अगर सीधे कहे तो पुतिन का दिमाग खराब है। अब एक और गणित है जिससे दिखा सकते हैं कि यूक्रेन के लिए पुतिन का अभियान रूस के लिए कितना बेकार है। अगर हम रूस के आक्रमण के दायरे को डोनेट्स्क क्षेत्र से आगे बढ़ाए तो रूस के पास अभी भी यूक्रेन का लगभग 80% हिस्सा बचा है जिसे उसे कब्जा करना है। पुतिन के इस दावे के बावजूद कि अगर यूक्रेन ये क्षेत्र छोड़ देता है तो रूस डॉनबास पर ही रुक जाएगा, ये साफ है कि पुतिन पूरे देश पर कब्जा करना चाहता है। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे ये नहीं मिल जाता, लेकिन आखिरकार उसे रुकना पड़ेगा। अगर युद्ध यूं ही चला तो पुतिन यूक्रेन पर रूस का नियंत्रण देखने से पहले ही मर जाएंगे। मेलनिक का इशारा है। उनका कहना है कि रूस को यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा करने और मौजूदा हताहत दर को झेलते हुए यह हासिल करने के लिए 183 साल और 12 करोड़ 20 लाख लोगों की जरूरत पड़ेगी। आप कुछ गणना कर सकते हैं यह देखने के लिए कि क्या मेलनिक सही है, कम से कम हताहतों की संख्या के मामले में। GIS ज्योग्राफी के अनुसार यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है और इसका क्षेत्रफल 6,03,628 वर्ग किलोमीटर है। 4 मार्च तक रूस उस क्षेत्र का 19.4% हिस्सा अपने कब्जे में रखता था और जैसा कि आपने पहले देखा,
तब से उसने कोई खास तेज प्रगति नहीं की है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि रूस यूक्रेन के लगभग 1,11,104 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किए हुए है, जिसमें वह क्रीमिया प्रायद्वीप भी शामिल है, जिसे रूस ने 2014 में अवैध रूप से अपने में मिला लिया था। अगर आप रूस के कब्जे वाले क्षेत्र को यूक्रेन के कुल क्षेत्रफल से घटा दे तो रूस के कब्जा करने के लिए यूक्रेन का 4,86,524 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बचता है। अगर आप इसे 254 से गुना करें तो रूस के यूक्रेन पर दावा से पहले हताहतों की संख्या 1.23 करोड़ 123.57 लाख होगी, न कि 1.22 करोड़। यह एक पागलपन भरी संख्या है और यह बताना लगभग जरूरी नहीं लगता कि रूस इसे कभी झेल नहीं सकता, लेकिन फिर भी विचार करने के लिए 183 साल हैं। पुतिन, आप अब 73 साल के हैं। हमें नहीं पता आप इंसान की औसत उम्र क्या मानते हैं, पर हमें यकीन है कि आप 183 साल बाद यहां नहीं होंगे। आप 2 जिंदगियां और भी जी ले, फिर भी रूस यूक्रेन पर मौजूदा रफ्तार से नियंत्रण नहीं कर पाएगा। पुतिन को जीतना नहीं सोचना चाहिए। अगर डोनेस्क पुतिन को कुछ दिखा रहा है तो वो ये है कि उन्हें अभी भी मौका है, तो रूस को इस जंग से बाहर निकाल लेना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो असली तरक्की देखे बिना ही बहुत पहले मर जाएंगे, और जो भी अगला आएगा उसे एक ऐसे देश को चलाना पड़ेगा जो पुतिन की मांग की गई भारी कुर्बानियों से पूरी तरह जकड़ा हुआ होगा। और वैसे भी यूक्रेन शानदार जवाबी हमलों में इलाका वापस लेकर रूस की रफ्तार और भी ज्यादा धीमी कर रहा है। यूक्रेन के दक्षिण में किलेबंदी वाली सक्रिय रक्षा रणनीति सफल रही है, जिससे देश ने बड़ा इलाका आजाद कराया। हमारे वीडियो में और जानें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मिलिट्री शो को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप यूक्रेन युद्ध के पीछे छुपे आंकड़ों का और विश्लेषण देख सके। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।